ओके, दिस इज द नोटिफिकेशन। इस साल आपको पता है कि 322 ये वाली आपकी क्या रही है, वैकेंसीज रही हैं। इसमें मुझे ये बताओ लास्ट ईयर कितनी वैकेंसी थी 2022 के अंदर? लास्ट ईयर सर हमारा 253 नोटिफाई की थी, उसमें से रिड्यूस होकर 233 अभी बची हुई हैं करंट में। 233 अभी करंट में बच गए। तो आपने मुझे एक मैसेज भी किया था कि वैकेंसी कैन इंक्रीज। हाँ सर, यानी कि कुछ सोर्सेज से पता चला है कि अभी वैकेंसी 400 टच कर सकती हैं, 400 400। टच कर सकते हैं, ठीक है। 100%, क्योंकि अभी इसमें ये भी देखना है ना, इलेक्शन ईयर है, हमारा गवर्नमेंट का भी फोकस है रिक्रूटमेंट के ऊपर, है ना। हमेशा राइट। देखा जाता है जब भी इलेक्शन ईयर होता है उससे पहले वाले ईयर में वैकेंसी अच्छी आती है। 2018 का हमारे पास एग्जाम्पल है। इससे हम्म पहले और पीछे जाएंगे तो 2013 मिल जाएगा उधर, है ना। तो हम्म इलेक्शन ईयर की वजह से वैकेंसी बढ़ेंगी अभी। 400 तो हो जाएंगे मिनिमम, नहीं तो 322 है, डिसेंट नंबर है फाइट करने के लिए। मोरल डाउन तो होगा नहीं कैंडिडेट्स का इतने में। एक होप लगा सकते हैं आखिर तक, एकदम टिल द एंड तक फाइट कर सकते हैं अच्छे से। आप सही कह रहे हो, क्योंकि हमने देखा था कि सिविल सर्विस की भी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, और लास्ट ईयर से तो आप देखोगे कम से कम 100 सीटें इंक्रीज हुई हैं, क्योंकि 223 आप कुछ बता रहे हो, है ना, हाँ लास्ट जी, ईयर। तो नहीं इस बार लास्ट तो ईयर है 233, 233। 233। ओके, अप्रोक्सीमेटली 90 सीट का आप इसमें देखोगे इंक्रीज है, तो फाइट हो सकती है अच्छी खासी। लास्ट ईयर 100%। जब आप इतने कम सीट्स के अंदर क्वालिफाई कर सकते हो इसको, तो कुछ ना कुछ रोड मैप आप बताओगे कैसे इस साल किया जा सकता है। आपने पैटर्न भी देखा है, यू हैव आल्सो गिवन वन इंटरव्यू, और इस बार भी आप क्वालिफाई कर रहे हो, और इस कमिंग 2023 के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में होगा। वो सभी चीजें हमें जाननी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आऊंगा पेपर 2 के रिगार्डिंग। पेपर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हमें कोई देखना है कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, मुझे ये बताओ अभी टाइम कितना रहता है पेपर में? पेपर में अभी सर मैक्सिमम देखा जाए तो 3 मंथ है ऑन पेपर, लेकिन एक्चुअल में जो बचा है 2 महीना एक कैंडिडेट के लिए। 2 महीना है, क्योंकि लास्ट का मंथ मैं काउंट नहीं करता, वो तो रिवीजन एंड एग्जाम प्रेशर उस सब में पूरा चला जाता है वो तो, है ठीक है। ना। 2 महीने में आप मुझे बताओ कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 इज इट डूएबल? डूएबल मतलब इसमें ये कंडीशन ये है कि अगर बिल्कुल ही फ्रेशर बंदा है, तुरंत आ रहा है, कुछ आइडिया ही नहीं उसके, एग्जाम तो थोड़ा टफ है उसके लिए, एक सच्चाई है ये। लेकिन अगर हम्म पहला कोई एक्सपीरियंस है अर्लियर, उसका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो कर सकता है भी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जो मेजर हाईलाइटेड टॉपिक्स हो जो करंट में चल रहे हैं उनको कवर करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि करंट से टॉपिक आते हैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक, अगर आप देखोगे पेपर 2 में तो। ठीक है, हम करंट को भी टच करेंगे। सबसे पहले जैसे आपने बताया कि हाईलाइटेड टॉपिक को अगर आप प्रिपेयर करोगे जो कि फर्स्ट टाइमर है, तो हाँ जी। उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, रादर देन गोइंग फॉर द रिसोर्सेज जो बहुत सारे मार्केट में फ्लडेड हैं। आप उस पे ना जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टच कर लीजिए, और सिलेबस के जो भी आप देखोगे पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। मैं एक बार ये दिखा दूं कि आपके बेसिकली पेपर 2 के अंदर चीजें क्या है। पेपर 1 के अंदर पार्ट 1 एंड पार्ट बी है। मुझे बताइए, पार्ट ए की ज्यादा इंपॉर्टेंस है और पार्ट बी की इंपॉर्टेंस नहीं है? इसमें पेपर 2 में यस। नहीं, इम्पोर्टेंस तो मेरे हिसाब से सबकी है, इसमें किसी को भी हम कमजोर लेके नहीं चल सकते, क्योंकि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो हर एक पार्ट में अच्छा परफॉर्म करना ही होगा। तो कंपटीशन अब कट थ्रोट हो चुका है, बहुत टफ कंपटीशन है अभी। हर बंदा अपना बेस्ट लेवल देने के लिए तैयार है इस समय, है ना। क्योंकि राइट। अब सीएपीएफ के बारे में अवेयरनेस भी काफी ज्यादा हो, कई इंस्टीट्यूट्स आ गए यूट्यूब चैनल वगैरह के थ्रू, लगभग सब जानने लगे। इवन एसएससी सीजीएल बैंकिंग वाले लड़के भी अब इंटरेस्ट ले रहे हैं इस एरिया में। इसमें ले रहे तो हैं, राइट। हाँ, तो कंपटीशन टफ है, तो उसके लिए उसी हिसाब से अपने को भी रेडी करना होगा। ठीक है, कंपटीशन टफ है। और जैसे जॉब आप देखोगे, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट है, हर साल 1 करोड़ 20 लाख स्टूडेंट्स जो हैं मार्केट में आ रहे हैं फॉर द जॉब, ठीक है। जॉब एग्जैक्टली। उसमें से ये देखिए 1 करोड़ 20 लाख में से कौन कौन, मतलब आप देखेंगे सीएपीएफ के लिए मैं डरा नहीं रहा, सीएपीएफ के लिए अप्लाई करते हैं कम से कम 5 लाख, मतलब 3-4 लाख के तकरीबन अप्लाई करते हैं, और फाइनली एग्जाम में बैठते हैं पूरे, आप देखोगे 1.25 लाख या 2 लाख। दैट नंबर में इंक्रीज, अभी हमारे पास डेटा नहीं है लास्ट ईयर कितने लोग बैठे थे, तो 2 या 3 लाख के आसपास वो नंबर जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है 2 लाख में से अब आपके लिए जो आप देखा होगा पीईटी के लिए जो आपकी कॉल आती है, दैट इज आई थिंक अप टू कितना नंबर होता है पीईटी के लिए जो कॉल आती है वैकेंसी के? वो रहता है 6 पॉइंट से 6.5 के बीच में वेरी करता है टाइम्स, 6.2 6.5 टाइम्स वेरी करता रहता है। 6.5 टाइम्स, अगर इसका मोटा मोटा 6.5 अगर लगाए तो 2200 के, मेरे को लगेगा 2200 के लिए पीईटी की कॉल आएगी लगभग, हाँ, 2200 या 2300। 2100 2200 के अप्रोक्स कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे।
ठीक है, इतने कैंडिडेट आ सकते हैं, तो कट थ्रोट होने वाला है। और सीरियस कैंडिडेट आपको क्या लगता है कि अगर 2 लाख लोग पेपर लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें से सीरियस कैंडिडेट कितने लगता है आपको? सीरियस जो मुझे लगता है कुछ कम ही रहते हैं, 10% उसका ले लो, 20 से 25 हजार लड़के रहते हैं जो सीरियस होते हैं। तो असली 20 से कंपटीशन 25, उन्हीं 25 हजार लोगों के बीच में है हमारा। ठीक है। और 25,000 लोगों में से किसके मतलब कितना कौन कितनी बार इस एग्जाम को लिख चुका है? क्योंकि मैंने देखा है बार-बार वही जो लड़के हैं जो काबिल हैं, वही इसको क्वालीफाई कर रहे हैं। मैंने देखा 2-3 बार आप देखोगे मेरिट आउट होने के बाद भी वो इसको क्वालीफाई कर लेते हैं दोबारा से, तो 2-3 चांस में उनका क्लियर भी हो जाता है। ठीक है? तो इस रेस में जो लगा रहता है उसको एट लास्ट उसमें सक्सेस मिल जाती है, तो इसको बीच में नहीं छोड़ना है, तो मैं ये बोलूँगा, राइट? अब थोड़ा-सा आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर 2 के लिए सिलेबस क्या है। सिलेबस आप देखोगे बेसिकली ये है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट इश्यूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ये पेपर 1 के अंदर है, गाइस। पार्ट बी में आप देखोगे टोटली ये आपका 120 मार्क्स का है। इसके अंदर आपका पैसेज, फ्रेसी राइटिंग, ग्रामर और आर्गुमेंट राइटिंग, ठीक है? ये आपको करना होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि आप मुझे बताइए ग्रामर की कितनी इंपॉर्टेंस है? ग्रामर की इंपॉर्टेंस है, वो इजी पार्ट है, सबसे इजी स्कोरिंग अगर एरिया है कोई पेपर 2 में तो ग्रामर है। उसमें से ठीक आउट है, ऑफ 25 यू कैन इजीली गेट 20 मार्क्स, वेरी लिटिल 20 एफर्ट यू मार्क्स, नीड। ठीक है। ग्रामर ग्रामर में की बहुत इंपॉर्टेंस है आके अगर जो उसमें आप फाइनल सिलेक्शन में भी हेल्प करेगा ग्रामर, जो पेपर 2 में अच्छे मार्क्स आएंगे अगर, तो कहीं ना कहीं ग्रामर का भी उसमें रोल लेने वाला है आपका। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए, मुझे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? किसी भी लड़के को अगर प्रिपरेशन करनी है 2 महीने के लिए, देखिए करने का तो बहुत कुछ है। आप ये बुक भी पढ़ोगे, आप वो बुक भी पढ़ोगे, आप इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अशोक आईपीएस सर उनकी भी आप बुक पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप जैसे आप कीवर्ड लिखे हुए हैं इसके अंदर, ज्योग्राफी के लिए आप कुछ पढ़ना शुरू कर दो, पॉलिटी के लिए पढ़ना शुरू कर दो, ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ-कुछ पढ़ना शुरू कर दो। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्या बोलेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए 2 महीने के अंदर? एक तो जो 2 बार अपीयर हो चुका है और एक स्ट्रेटजी हम बताएँगे जो फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाला है। तो हाँ पहले हम तो स्टार्ट करते हैं जो 2 बार अपीयर हो चुका उसके लिए क्या गोल्डन रूल रहेगा? 1 या 2 बार जिसको एक्सपीरियंस है इस एग्जाम का, आप अपने हिसाब से बताओ। आप इंटरव्यू हाँ देने वाले 2022 का, तो 2023 के लिए आप खुद ब खुद किस तरह से प्रिपेयर करोगे ये बताओ? तो दो मतलब जो एक्सपीरियंस हो चुका है, एक दो बार अपीयर हो चुका है, तो उसको एक ब्रॉड आइडिया तो लग चुका होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसको हुँ, अभी हुँ। जो मेन फोकस रहेगा ना, जो एक्सपीरियंस बंदा होगा, कि अपना जो आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना है, कैसे अपना जो बेहतर रिप्रेजेंटेशन वगैरह, कंटेंट वगैरह और इम्प्रूव करना है। करंट के जो मेन मेन टॉपिक्स जो अभी चल रहे हैं लाइमलाइट में, हुँ, उस पर हुँ। फोकस रहेगा मेन उसका। और अपनी हुँ, जितने ज्यादा मॉक देगा या जितना ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेगा, वो उसका फोकस होगा मेन एरिया, है ना। और जो नया बंदा अगर जो आता है, अभी प्रिपरेशन उसने कोई किया नहीं है, फ्रेशर है, तो हुँ, उसके लिए हुँ। सबसे जरूरी यही है कि पहले तो पीवाईक्यूज पे एनालाइज करे कि एग्जामिनर एक्चुअली में पूछ क्या रहा है प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स में, ठीक है। तो क्योंकि टाइम नहीं है उसके पास, तो सबसे जरूरी पीवाईक्यूज एनालाइज करे, वहां से एक हुँ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। देन उसके बाद जैसा कि आपने ये पीडीएफ दिखा रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैच करे वो जो टॉपिक्स को, क्या वो टॉपिक्स यहाँ पे रिलेट हो रहे हैं कि नहीं, जो एग्जामिनर ने सिलेबस डिफाइन किया है उसमें, है ना। राइट। तो उसके बेसिस पे फिर उसको जो टॉपिक्स हैं जो चल रहे हैं इस समय, कि कौन कौन से अभी हुँ, हुँ। इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में, तो वो खुद उसको यानी कि थोड़ा सा ब्रेन का यूज करके, लॉजिक का यूज करके कैटेगराइज करने होंगे। तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर एकदम पंखा सीधे चालू कर रहा सब, हूँ मैं। हाँ सब पढ़ने जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ओके, टाइम नहीं है बंदे के पास। ठीक है। तो आप ये सही बोल रहे हो कि थोड़ा-सा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। जैसे हाँ हर जी। साल आपने कुछ ट्रेंड देखा होगा कि कौन-सा क्वेश्चन लगभग किस थीम में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको आपके पास आते ही आते हैं। जैसे हम बात करेंगे, आपको 6 टॉपिक दिए जाते हैं ऐसे ही, 6 में से आपको 4 लिखने पड़ते हैं, ठीक है? 4 की चॉइस है आपको। मुझे बताइए अगर कोई फ्रेशर है, तो वो कौन-सी ऐसी थीम प्रिपेयर करे जिसमें से आपको एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है? उसमें एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन तो जो है ओवर द ईयर्स आता ही रहा है, वो है आपका सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड 100% आने ही आना है। हुँ, हुँ। तो वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी में हमारा बहुत सारा इंटरनल सिक्योरिटी दोनों को मिला के बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है हमारा। हुँ, हुँ। इन्फिल्ट्रेशन की जो इन्फिल्ट्रेटर की इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ना। ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन इंटरनेशनल क्या नाम है, हमारा जो श्रीलंका में क्राइसिस हुआ था 2019 में, तो इंडो श्रीलंका रिलेशन से रिलेटेड आर्मी का रोल ऐसा कुछ पूछा था उसमें, हुँ, है हुँ। ना।
इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम पिछले साल ही 22 में एक आर्मी के रोल के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, विमेन इन आर्म राइट, फोर्सेस क्वेश्चन आया था, है ना? राइट, तो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड या सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आने ही आना है 110%, क्योंकि पिछले ठीक है, साल उस रीजन भी था ना आने का, विमेन इन आर्म फोर्सेस की न्यूज में था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ग्रांट कर दिया था परमानेंट कमीशन, तो एक जेन्युइन चीज थी, यानी कि अगर कोई फॉलो कर रहा होगा तो उसके लिए ज्यादा टफ नहीं थी, वो चीज आराम से कर लेगा। ठीक है। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा रिलेट कीजिए आप, एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझना है पीवाईक्यूज के एनालाइज करके, फिर उसको हमें जो करंट में अभी हैपनिंग्स चल रही हैं उससे रिलेट करना है, फिर थोड़ा यूज करना है दिमाग को कि इसमें से कहाँ से क्या टॉपिक बन सकता है, तो ठीक फिर है। वो चीजें इजी हो जाती हैं फिर आगे के लिए, फिर ज्यादा लोड नहीं रहता है कि पेपर टू में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो जो एक थोड़ा सा डर का माहौल रहता है ना शुरुआत में जो बच्चे करते हुँ, हैं, हुँ। वो मेरे साथ भी था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ ये। ठीक है। तो दुश्मन मुझे ये बताओ कि एक तो हम पढ़ते ही रहे हैं, ठीक है? हम ढेर सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और ढेर सारे करंट रिसोर्सेज़ हम फ़ॉलो कर रहे हैं। हमने बुक्स भी पढ़ ली, बट हमने राइटिंग पार्ट नहीं किया। अल्टीमेटली नॉलेज का तो फ्लड हो गया हमारे दिमाग के अंदर, बट उसको रिप्रेज़ेंट करना क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली हमें क्या करना है, प्रेज़ेंटेशन पे ध्यान देना है। कैसे उसको प्रेज़ेंट करना है, यही चीज़ें मैटर करती है। एक तो मैं प्रेज़ेंटेशन वाला पार्ट आपसे पूछूँगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछूँगा क्योंकि जो एग्ज़ाम का ओरिएंटेशन है, जो एग्ज़ाम आ रहा है आज के टाइम में, जो हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न जो है, ट्रेंड एनालाइज़ करने के बाद हमें ये दिख रहा है कि मेनली वो आपको करंट बेस्ड आ रहा है, ठीक है? तो मुझे ये बताओ, क्या हमें करंट बेस करने के लिए सिर्फ़ कैन वी रिलाई सोलली ऑन करंट अफेयर्स? अगर हम करंट अफेयर्स पे रिलाई करना है, तो कहाँ से करंट अफेयर प्रिपेयर करें? क्या वो न्यूज़पेपर रहेगा या फिर कोई भी मैगज़ीन रहेगी किसी भी इंस्टीट्यूट की? ठीक है, 2 चीज़ें ये, ठीक है? अगर करंट से आ रहा है। अगर करंट से हम सिर्फ़ इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि हमने देखा है जो टॉपिक है थोड़ा होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग की डिमांड रखते हैं, ठीक है? ऑल्दो इसमें आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा कि ये करंट से है टॉपिक। वो आपको पता लगेगा ये करंट से है, इसके पीछे ये सिचुएशन थी, ये इवेंट था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है? तो उसको तो आप कैसे हैंडल करोगे? क्या सिर्फ़ हम करंट अफ़ेयर के बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि करंट अफ़ेयर में ये डेटा दिया हुआ है, ये चीज़ है, उसी को क्रैम करके ये लिख दो। ऐसा भी काम चल जाएगा क्या हमारा? करंट अफेयर के साथ साथ में आप पेपर वन की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारी चीजें, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो वहां से आप लिंक कर सकते हो उसको, जो आपका पेपर वन का नॉलेज है वो भी इसमें भी काम आने वाला है पेपर टू में, ऐसा नहीं है। तो हुँ, हुँ। पॉलिटी में आप पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, प्रीएम्बल हुँ, पढ़ते हो, हुँ। तो इन सब का डायरेक्ट आप रेफरेंस लेके ऐसे में यूज कर सकते हो उनको हुँ, कंक्लूजन हुँ। पार्ट में, ये प्रॉब्लम्स जहाँ पे कोई इश्यूज है, तो इनकम इनक्वालिटीज है हमारा, तो आर्टिकल 38 जो डीपीएसपी में इनकम इनक्वालिटीज की बात करता है, तो वहां पे आप इसका सीधे यूज कर सकते हो, है ना? तो सिर्फ ओनली इसमें क्या रहता है, सिर्फ हमें करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं उस पर रिलाई नहीं करना है। आंसर राइटिंग स्किल सिर्फ करंट अफेयर को जान लेना ही नहीं है, हुँ, उसके हुँ। अलावा आंसर राइटिंग स्किल मतलब जो आपके पास एक नॉलेज है, कंबाइंड हुँ, नॉलेज है, उसको किस तरीके से सारे नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है पेपर पे, हुँ, एक हुँ। बेहतर तरीके से कंसोलिडेट करके उसको लिखना है, सब चीजों को एक अमलगम जिसे बोलते हैं, ठीक है ना? है। तो वो तो चीज लिखना है सही बोल हमको। रहे हो आप। आप कह रहे हो कि वन नीड टू डेवलप एन आई। एक इस तरह से अपनी सोच बनानी पड़ेगी कि ये टॉपिक यूपीएससी ने पूछे हैं और मैं जो चीज़ पढ़ रहा हूँ, ठीक है? कोई या पेपर 1 की पढ़ रहा हूँ, 2 की पढ़ रहा हूँ, कोई कोई मैगज़ीन पढ़ रहा हूँ, करंट अफेयर की मैगज़ीन पढ़ रहा हूँ, ठीक है? कोई भी सिचुएशन अनफोल्ड होते है, कोई इवेंट होता है हमारे देश के अंदर या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में, तो उसको मैं एज़ एन एसे के अंदर यूज़ कैसे कर सकता हूँ, वो चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए चौबीसों घंटे। एग्जैक्टली, वो तुरंत क्लिक करना चाहिए, जैसे ही कोई चीज सामने देखा, न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल, हुँ। अभी सेम सेक्स मैरिज का इशू चल रहा है, हुँ, हुँ। लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज, इसके ऊपर कोई टॉपिक आ जाता है, रिपोर्ट आ जाए, ऐसे आ जाए, वट, लेकिन हुँ, आपको जो है ना न्यूज़पेपर में देखते ही अगर उस मोड में हो, एग्जाम मोड में हो, किस तरीके से दिमाग को यूज करना है, तो तुरंत याद आना चाहिए सेम सेक्स मैरिज में फॉर एंड अगेंस्ट हुँ, में क्या आ सकता है, हुँ, तो हुँ, इसमें फॉर में आ सकता है क्यों देना है, तो बोल सकता है आर्टिकल 40 राइट टू इक्वालिटी, सीधा आपका हुँ, कुछ दिमाग तो नहीं लगाया आपने, कोई नया चीज सीखा तो नहीं न्यूज़पेपर, सिर्फ आपने हुँ, पॉलिटी का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर दिया नॉलेज का, हुँ, हुँ। ये है। तो ये यूज कर सकते हैं आप, राइट टू हेल्थ का उनके शो, राइट टू कई बार प्रॉपर्टी, बहुत जसवंत सारी जैसे चीजें हम हैं। ये बात करें ना इट इट इज़ वेरी ईज़ी कि हम बात कर लेते हैं कि आप ये यूज़ कर हाँ, सकते हो, आप ये यूज़ कर सकते हो। बट होता क्या एग्जैक्टली, है कि इनर्शिया होता है लिखने का। डर वो लगता है कि इनर्शिया यार कैसे एक ब्रेक नहीं करें? लगने चाहिए, हाँ, तो ये सबसे बड़ा इनिशियल रहता है, यानी कि ये मैं भी जानता हूँ इस चीज को, यानी कि लिखना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ तो बता सकता हूँ, बड़ा हुँ, टफ होता है इनिशियल फेज में, बड़ा हाँ। डर लगता है यार, बहुत बुरा लिखूंगा मैं, कैसा आएगा, हुँ, अच्छा नहीं लग रहा, तो वो तो होता है, उससे तो बाहर निकलना पड़ेगा इस मेंटेलिटी से, जब तक इस दिमाग मेंटेलिटी में कटता है। रहोगे, हाँ, ऐसा लगता है पेन हो रहा है यार, क्या कर रहा हूँ हाँ, मैं,
है ना, क्यों खुद को लिख रहा हूँ, रादर सेटिस्फेक्शन। देन पेपर 1 पे ही फोकस कर लूँ, शायद 10 हाँ, मार्क्स इससे ज्यादा निकाल लूंगा, 20 मार्क्स इससे एग्जैक्टली। ज्यादा निकाल लूंगा। क्या ये काम कर सकता है कि कंपनसेट कर लूंगा, पेपर 2 में सिर्फ मेरे 70 मार्क्स आ जाएं या 75 80 तक पहुंच जाए, मैं पेपर 1 में 160 65 स्कोर कर लूंगा तो सेफ साइड हो जाऊंगा, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी ये जो था कुछ समय पहले था, लेकिन अभी मिथ टूट चुका है, क्योंकि कुछ अभी क्या है, हम्म, सब लोग 170 160 मार रहा है, हर एक बंदा हम्म, मार रहा है ना। हम्म, तो आप पेपर वन पे सोनली डिपेंड नहीं कर सकते। अब जरूरी हम्म, है, असली गेम जो होता है पेपर टू में, वहीं से आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है, पेपर टू से ही, है ना। हम्म, ये चीज मेरे साथ भी था, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि पहले जो मेरा अटेम्प्ट था 20 वाला, तो उस टाइम पे मेरा भी जो एक जनरल कैंडिडेट अभी और भाई लोग जो होंगे उनकी तरह मेरा हम्म, भी मेंटेलिटी था कि पेपर वन को अपने अच्छे से करना है, पेपर वन में 140 150 मार देना हम्म, है, तो हम्म, पेपर टू को जो 10 नंबर रहेगा वहां से कंपनसेट हो जाएगा, है ना। हम्म, तो पेपर टू पर कम ध्यान देते हैं, तो उस पहले यानी कि जो मेरा अटेम्प्ट है उसमें प्रैक्टिस भी कम किया था मैं हम्म, पेपर टू के लिए, तो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये रहा कि फाइनल में मैं 2 नंबर से मेरिट आउट हो गया। वो पेपर टू में हम्म, अगर मैं प्रैक्टिस किया हुआ था वहां पे, तो फॉर्चुनेटली 2 नंबर आ जाते हैं आराम से, है ना। हम्म, तो वो चीज ये रहता है कि आप कहीं ना कहीं फिर उसका रियलाइजेशन आपको बाद में होता है, तो उस राइट। समय नहीं होगा जब प्रोसेस में होगे। जब सक्सेस से आप थोड़ा सा दूर रह जाते तब आपको उसको रियलाइजेशन होता है कि कहाँ मैंने गलती की, तब वो आपको बहुत चुभती है वो चीज, कि यार क्यों किया मैंने, क्यों इतना आलस मारा उस टाइम पे, है ना, नहीं मारना चाहिए था। तो वो चीज देखो, बाद में याद आती है। ये सही कह रहे हो आप। देखो फ्रेशर जो होते हैं ना दुश्मन, फर्स्ट टाइम या हाँ, फिर सेकंड टाइम जो एग्जाम को लिख रहे होते हैं, बर्डन नहीं होता और उनके अंदर बैली के अंदर इतनी फायर नहीं होती कि मुझे करना है। उनके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। वो ये सोचते हैं मैं सीडीएस निकाल लूं, मैं एफकेट निकाल लूं, नहीं तो मैं एसएससी में भी एक ट्राई दे दूं, मैं ऐसे भी कर लूं वो भी कर लूं। ये सभी चीजें उनके दिमाग में रहती है। तो इन सभी चीजों से कैसे बचना चाहिए कि नाउ इज द टाइम, ये करो, और ये करने के बाद अगर रिजल्ट आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो भाई निकल जाओ, ठीक है, वेस्ट मत करो, ऑल आउट दे दो। 1 साल 6 महीने या फिर 3 महीने जो भी बचे हैं, 4 महीने ऑल आउट दे दो, सब कुछ मतलब एक चीजों से मतलब दूर हो जाओ। तो ऐसा फोकस बनाने के लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए सबसे बड़ी क्या है, मोटिवेशन जो है, फोकस वो एक इंटरनल चीज है। फोकस यानी कि आप सबसे पहले, एक कहा जाता है कि आप प्रिपरेशन के फेज में आए हो, इसकी प्रिपरेशन करना है सिर्फ, तो क्यों, व्हाई, पहले आपको हम्म, इस क्वेश्चन को आपसे अपने आप से कीजिए, क्यों करना है, क्यों करने हैं आप इसकी प्रिपरेशन, सीएपीएफ क्यों, सीडीएस की हम्म, नहीं, क्यों उसकी अदर की क्यों नहीं, सीएपीएफ ही हम्म, क्यों। अगर इसका हम्म, आंसर आपको मिल रहा है, अंदर से एक एनर्जी आ रही है पॉजिटिव, यानी कि एक इग्निशन हो रहा है अंदर से, तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता आपको आगे जाने के लिए। आप हम्म, मोटिवेटेड हो ऑलरेडी। फालतू की ये जो सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह देखना, वो बहुत ही स्टेशनरी, ये ट्रांजिशनरी रहता है थोड़ी देर के लिए, हम्म, फिर दोबारा जीरो हम्म, हो जाएगा। अल्टीमेटली फिर आगे की लड़ाई अपन को खुद ही लड़ना है अपने इंटरनल मोटिवेशन से, है ना। ठीक तो है। उसके लिए जरूरी है पहले उस क्वेश्चन का आंसर, वाई, क्यों करना है, अगर उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल रहा है, आपको पता है क्यों करना है, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है फिर किसी मोटिवेशन की। ऑटोमेटिक एक बार डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये करना है, तो फिर करना है बस। फिर आगे पीछे इधर उधर कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ एक अपना एम दिखना चाहिए कि मेरा एम सीएपीएफ है, हम्म, मेरे को एक वैकेंसी चाहिए बस, दैट इज इट, और कुछ नहीं दिखना चाहिए उसके अलावा आपको। ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेगी कि क्या मिथ है पेपर 2 के और क्या रियलिटी है। जो चीजें मतलब मार्केट के अंदर ऐसे बोला जाता है कि दिस इज मिथ, पेपर 2 में आप ये कर लो तो हो जाएगा, ये कर लो तो वो हो जाएगा, ये कर लो तो हो जाएगा, वो मिथ मुझे बताओ। और सच में असल में रियलिटी क्या है पेपर 2? आपको लगता है कि भाई इतना करने से और यही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो? पहले मुझे मिथ बताओ कि एक हाइप हुआ है कि पेपर 2 के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए पेपर 2 के अंदर, बिकॉज आई हैव सीन पीपल दे आर स्कोरिंग मोर देन 110 मार्क्स, ठीक है। क्योंकि इसमें आप आपको दिखता है कि रिलायबिलिटी है भाई आपके हाथ के अंदर है, आपके ऊपर है, प्रेजेंटेशन के ऊपर है, आप कैसा प्रेजेंट करोगे, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में, हर एक चीज आपके हाथ में, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? प्रेजेंटेशन अच्छी कर रहे हो, आपकी मतलब इंट्रोडक्शन अच्छा है, हर एक चीज में फोकस कर रहे हो, क्योंकि एक ही ये चीज, एक एक ऐसा एरिया है जो रिलायबल है, जो आपके हाथ के अंदर है। पेपर 1 में नहीं पता भाई क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, गलत हो सकता है, ऑल्दो उसमें नेगेटिव है। पेपर 2 में तो कोई नेगेटिव नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप मार्जिन के बाहर लिखते हो और 300 वर्ड से ज्यादा लिख रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा पेनल्टी जब उसमें हो सकता है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ आपने सोल्व किए हैं पहले क्वेश्चन, 20 30 40 50 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ऐसे लिखे हैं, तो आपसे ये गलतियां तो होती नहीं एटलीस्ट। तो आप मुझे ये बताओ मिथ और रियलिटी ऑफ पेपर 2। सर इसमें सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि पेपर टू में अच्छा मार्क्स नहीं लाया जा सकता, कि यार कैसे होगा, पेपर टू बहुत हम्म, टफ है,
है ना, नंबर नहीं मिलते पेपर 2 में, मेरे से नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये जो बैरियर है ना, अपना जो इंटरनल बैरियर है माइंड का, वो तोड़ना होगा। है नहीं भाई, वो अभी 1 सेकंड से है नहीं होगा, तो पता नहीं यार कब तक आएगा। कॉल कर ले उसको, कॉल करना हो ना नंबर पे, कॉल कर ले उसको, नंबर लगा हुआ है ना। ठीक, हेलो। यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी सर, हाँ मैं कहाँ था, हाँ मिथ, हाँ मिथ। मिथ इसमें सबसे बड़ा ये है कि पेपर 2 में अच्छे नंबर नहीं आते, आते हैं, बहुत बंदों को देखा है मैंने अच्छे अच्छे नंबर लाते हुए, है ना। तो सबसे बड़ा तो यही मिथ है और दूसरा मिथ ये है कि कोचिंग जो वीडियोस, किसी का क्रैश कोर्स कर लोगे आप तो अच्छा नंबर ले आओगे, उनके ऊपर रिलाय होगे, यानी कि पेपर 2 में 101 100 प्लस मार्क्स गेन कर लोगे। तो वो एक सबसे बड़ा मिथ तो वही है। आप यानी कि पहली बात तो आपको ये समझना होगा, पेपर 2 जो है ना, आपको एक थिंकिंग ह्यूमन बीइंग बना रहा है। पेपर 2 लिखवा ही इसीलिए जा रहा है, वो देख रहा है आप क्या सोच सकते हो, वो जो आपको टॉपिक दिया है उसको कितने डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से आप उसको सोच सकते हो, है ना। तो आपकी एक थिंकिंग एबिलिटी देख रहा है कि कितना एक डाइवर्स पर्सन हो आप, उसे एक तरीके से पर्सनैलिटी भी चेक हो रही है आपकी, है ना। तो ये चीज है उसका इंपॉर्टेंस पेपर 2 लिखने का। तो ये जरूरी इसीलिए है पेपर 2 लिखवाना, क्योंकि आप कंपनी कमांडर बनने जा रहे हो। तो कंपनी कमांडर का काम क्या है, आपका पूरा कमांड एंड कंट्रोल करना है। कमांड एंड कंट्रोल करना यानी कि आपका पूरा ब्रेन से डिसीजन लेने हैं, पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो आप। तो उसके लिए इसीलिए पेपर 2 लिखवाया जा रहा है आपसे। तो इसको थोड़ा समझिए इंपॉर्टेंस पेपर 2 का, कि क्यों लिखवा रहे हैं। ये बर्डन नहीं है, आप ट्रस्ट करो इसको, अगर एक बार इंटरेस्ट लेने लगोगे ना आप, तो बहुत मजा आने लगेगा इसमें। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार आज मैंने लिखा नहीं तो कुछ मिस हो गया मेरे से। एक बार इंटरेस्ट लेने की जरूरत है, बर्डन नहीं समझना है। बर्डन लगता है शुरुआत में, मैं समझ रहा हूँ, मेरे को भी लगता था, लेकिन वो इंटरेस्ट लो एक बार, मजा लेने लगो किसी चीज का, फिर उसमें अलग ही मजा है फिर मजा लेने का। कह रहे हो, आप कह रहे हो एक साइकोलॉजिकल जो बैरियर है वो तोड़ना जरूरी है। वो तोड़ना ठीक चाहिए, है ना। सबसे बड़ा तो वही है, इनिशियल फेजेस में वही रहता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल बैरियर बैरियर जो है, जो समझो आपने तोड़ दिया। उसके बाद अगर हम आते हैं तो थोड़ा सा रिसोर्सेज पे हम बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिसोर्सेज हमने अच्छे से हैंडल नहीं किए तो मुझे लगता है कि इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम रिसोर्सेज पे बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द रिसोर्सेज। जस्ट अ सेकंड। ओके। तो टेल मी, क्या रिसोर्सेज हमें फॉलो करने चाहिए पेपर 2 के लिए। रिसोर्सेज तो सर देखिए सर, आजकल इंटरनेट का एरा है, पूरा पूरा इंटरनेट भरा हुआ है रिसोर्सेज से। आप सर्च करते रहिए, डालते रहिए, आप कभी एक करेक्ट अपने आप को पाएंगे नहीं यार ये इससे मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिमिट करना होगा पहले, यही पेपर 1 में गेम है, लिमिट करना होगा रिसोर्सेज, यही सेम इसमें करना है। तो रिसोर्सेज जो हर एक बंदा आया है, सबसे मैंने ये सीखा है, वही आपका न्यूज़पेपर, अल्टीमेट न्यूज़पेपर तो है ही अल्टीमेट, ठीक है। उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना। सेकंड है आपका, अगर आप न्यूज़पेपर में थोड़ा कम चीजें ले पा रहे हो तो मैगजीन किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं विजन की मैगजीन प्रेफर करता यस। हूँ। तो ओके। विजन आईएएस की मैगजीन आप यूज कर, क्योंकि उसमें रेडीमेड आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं कोई भी टॉपिक के ऊपर, है ना। तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते न्यूज़पेपर की तरह, यार क्या मेरे में इसमें क्या सेग्रीगेट करना है क्या नहीं करना, तो उसमें सब आपको रेडीमेड मिल रहा है। तो वहां से आप यूज करते। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो कोई, फॉर एग्जांपल मैं एक साइट फॉलो करता हूँ, फोरम आईएएस का 7 PM एडिटोरियल आता है ना। तो वहां से यूज कर, ये 3 सोर्सेस फॉलो करता हूँ मैं तो बस, इसके अलावा चौथे में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। फिर हर चीज अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि सब जगह बहुत अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। तो सब मोर और लेस सब वही घुमा फिरा के वही बातें कर रहे हैं, सब लोग सब जगह वही कंटेंट है सेम, है ना। कोई से भी मैगजीन उठा लो, सब जगह वही कॉपी पेस्ट, इधर उधर थोड़ा बहुत अंतर है बस। तो ये 2-3 में से आप कोई सा भी फॉलो कर लीजिए, दो कर लीजिए, न्यूज़पेपर, मैगजीन, फोरम आई है, वो आपका नीचे वाला आपका यानी कि ऑप्शन है, वॉलंटियर है कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, लेकिन इनमें से करना ही पड़ेगा। न्यूज़पेपर मस्ट है, मैगजीन अगर आप चाहो तो कर सकते हो बिल्कुल, है ना, क्योंकि रेडीमेड पॉइंट मिल जाते हैं, क्योंकि कैंडिडेट को शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्टी होती है न्यूज़पेपर कैसे यूटिलाइज ठीक है। करना है। तो तो मैगजीन मैगजीन उसको का मुझे सप्लीमेंट बताओ कर देगा। दुश्मन, जैसे विजन आईएएस की मैगजीन है, हाइप्ड है, वो अच्छी है, ठीक है। हाँ जी सर। तो ये बहुत सारे एग्जाम को देख के बनाया जाता है, बेसिकली ये सिविल सर्विस एग्जाम के सिविल लिए है। सर्विसेज को, हाँ जी। तो इसमें फिल्टर आउट कैसे करें। आप क्या पूरी मैगजीन पढ़ते हो, हर एक नहीं आपको नहीं नहीं लगता है नहीं कि नहीं। नहीं। तो उसमें मतलब पूरी आपके नहीं, उसमें अंदर ये हमारे जो, हाँ। एग्जैक्टली ये भी उसमें समझना है कि वो आई थिंक 130 पेजेस की आ रही है आज के समय में। तो उसमें से हमारे काम का जो मुश्किल से रहते हैं एक महीने में 5 से 6 या 7 टॉपिक होते हैं बस। हम्म
ओनली 5 to 6 7 टॉपिक्स होते हैं, वो वही होते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे तो आप खुद उसको रिलेट कर लोगे कि ये सब चीजें न्यूज में रही थी, तो वही उन्होंने उठा के उस मैगजीन में रख दी है ना? तो वो चीज है, वो 5-6 टॉपिक होते हैं, हर एक थीम से सिक्योरिटी, उसमें क्या होता है, थीम सेपरेट दी होती है। सिक्योरिटी का थीम अलग है, पॉलिटी का अलग है, इकोनॉमी का अलग है। तो वहां पे अगर जो बंदा कंटेंट गैदर करना चाह रहा है, कोई स्कीम वगैरह, डाटा रिपोर्ट, तो वो सब चीज उसको उधर मिल जाता है, तो वहां से वो सेग्रीगेट कर सकता है। ठीक है। तो गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ जैसे जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि आपका टाइम बच जाए, इसलिए मैं विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन है आई एम कवरिंग। अभी तक अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक की हो चुकी है और जनवरी से जून तक की है वो मैं अभी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है। तो स्पेशली जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो टॉपिक मैं उसमें कवर करता हूँ, वही पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो वहां से आपको थोड़ा सा जो टाइम बच जाएगा उसके लिए आप आपको पता चलेगा कि थोड़ा थोड़ा टाइम बचाने के बाद ना वो बहुत बड़ा टाइम लगता है कि आपके पास, अदरवाइज आप रिडंडेंट जो चीजें हैं वो जो कवर कर रहे हैं उसका फायदा है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि फिल्टर करना, मैं आपके लिए एक फिल्टर मैकेनिज्म का काम करूंगा। इंपॉर्टेंट है चीजें वो आपके लिए लेके आऊंगा, बाकी तो पढ़ने के लिए बहुत चीजें हैं आज के टाइम में। यही है, आपने देखा होगा एक बहुत अच्छा कोट भी है कि विजडम जब भी आती है जब आपको फिल्टर आउट करना आ जाए चीजें। ठीक है, कि क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ये चीजें और भी बहुत चली हुई है आजकल यूट्यूब पे। मतलब कोई भी एजुकेटर बन रहा है, दे आर जस्ट डूइंग द पेपर रीडिंग, राइट। तो पेपर रीडिंग है, अननेसेसरी टॉपिक है, क्योंकि उनको एटलीस्ट क्या करना है, मतलब एक ट्रैफिक जो है यूट्यूब पे बना के रखनी है। वो ट्रैफिक जो मेंटेन रखनी है कि उनके प्लेटफॉर्म पे इतने फुटफॉल हों, ऐसे लोग आए विजिट करें। क्या हमें इस ऐप के अंदर फंसना चाहिए, कैसे हैंडल करें इसको? इसमें फिर वही विजडम वाला बात है, यानी कि कैंडिडेट्स को खुद समझना होगा कि मेरे काम का इसमें क्या है क्या नहीं है ना? जितना मैं तो ये समझता हूँ, जितना अपने आप को लिमिट करके रखोगे, लिमिटेड चीजों पे रिलाई करोगे, उन पे बिलीव करोगे, जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, तो वही सबसे बेस्ट है। अगर हर एक चीज को आप सर्च करने जाओगे, हर एक को एक्सप्लोर करोगे, तो फिर कुछ फायदा नहीं है उसका, क्योंकि अल्टीमेटली फिर रिजल्ट नहीं निकलेगा उसके हिसाब से। सब जगह आप कंफ्यूज रहोगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा यार, ये भी अच्छा लग रहा है मुझे, ये भी अच्छा लग रहा है, यहाँ से भी कर लो, यहाँ से भी, अल्टीमेटली फिर लास्ट में जाके कुछ हो नहीं पाएगा, है ना? तो लिमिट कीजिए अपने आप को, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे तो बहुत कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन के लिए, अपना व्यूज के लिए, वो सब चीजें चलती रहती हैं, है ना? तो अपने आप को वही है, उसमें से अगर आपको अच्छा लगता है किसी बंदे का वीडियोस, तो आप फॉलो कर लो, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। किसी का अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको फॉलो कीजिए, लेकिन ये नहीं है कि आप और दो चार को और भी फॉलो करके बैठे हो, उनका भी आप एडवाइस ओके। ले रहे हो, उनका भी एडवाइस ले रहे हो, सबका एडवाइस ले रहे हो। अल्टीमेटली आपका खुद का कुछ एडवाइस नहीं है उसमें, यानी कि खुद कुछ सोच नहीं रहे हो, दूसरों की एडवाइस के ऊपर आप चल रहे हो। एग्जाम तो फिर नहीं आपको होगा। लिखना है ना जाके, तो अपनी स्ट्रेटेजी हाँ, खुद बनानी पड़ेगी। आपने ये बोला एग्जाम खुद लिखना है और अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी पड़ेगी। ये स्ट्रेटेजी कब बनेगी, हाँ वो मतलब ये अभी आएगा ना? टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करते हैं अभी तो। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, हम सभी चीजें पढ़ रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम उस इन्फॉर्मेशन को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे 3 घंटे के अंदर। वो सब कुछ हमें आता है और सबसे बड़ा गिल्ट ये होता है कि आपको टॉपिक आता था, आप छोड़ आए। ठीक है, 20 नंबर का ऐसे छूट गया या रिपोर्ट छूट गई 10 नंबर की। सबसे बड़ा गिल्ट यही है, एग्जाम हॉल में निकलते ही ना आपके दिमाग पे प्रेशर आएगा, और एक छूटने के बाद ना एक टॉपिक, यस गुड इवनिंग एवरीवन, एक टॉपिक छूटने के बाद ना आपको थ्रू आउट प्रोसीजर है ना वो इंटरव्यू तक तंग करेगा कि यार होगा नहीं होगा, ये असमंजस में आप रहोगे। तो इससे बचने के लिए प्लीज आई वांट यू, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे आप थोड़ा बताओ कि कैसे पेपर हैंडल कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए इसमें दो चीजें, प्रैक्टिस हम्म। तो आपको करनी पड़ेगी। ड्यूरिंग हम्म। प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो ना, तो हम्म। आप प्रेफर कीजिए, शुरुआत में मानता हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसका ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है ना? हम्म। लेकिन अभी टाइम आ चुका है कि आपको एग्जाम माहौल में जाना पड़ेगा। आफ्टर हम्म। 15 मई आपको एग्जाम के एनवायरनमेंट में मूव करना है, यानी कि आने वाले टाइम में जो भी आपको टेस्ट लिखने हैं, मॉक्स लिखने हैं, हम्म। वो आप एग्जाम वाली मेंटेलिटी में, एग्जाम वाले टाइम पीरियड में, जो हमारा हम्म। दोपहर का पीरियड होता है, उसी पीरियड में, उसी एनवायरनमेंट में बैठ के लिखिए टेस्ट। हम्म। इस टाइम फ्रेम में मेरे को इतना करना है, अगर इतना टाइम हो गया तो बंद कर दूंगा, पेन हम्म। डाउन। तो हम्म। उस माहौल में आप आइए। आप नॉर्मल डेज में अपना प्रैक्टिस कीजिए, जो भले ही टाइम लग रहा है, कंटेंट इंप्रूव कीजिए, प्रेजेंटेशन इंप्रूव कीजिए। हम्म। तो जो राइटिंग प्रैक्टिस है उसमें इंप्रूवमेंट लाइए, डेली प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जिस दिन टेस्ट है आपका संडे, तो उस दिन टेस्ट की तरह ही लीजिए उसको, एग्जाम के हम्म। तरह ही लेना है उसको, है ना? तो ये ओके। तो एक पर्टिकुलर टाइम स्पेसिफाई करना है, मेंटल कंडीशनिंग करनी है, 2 से 5 के बीच में लिखना शुरू कर दो। एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में आपको परफॉर्म करना है, 3 घंटे ही लिखना है।
ठीक है, ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। और इसके इसका अंदर एक बेनिफिट, हाँ, इसका बेनिफिट ये रहेगा ना, जब आप एग्जाम लाइक कंडीशन में लिखोगे तो आप पता चलेगा, आपको खुद रियलाइज होगा, आप खुद अपनी गलतियों को पहचानोगे, यार इस टाइम पे मैं लिख रहा हूँ, ये इतने पीरियड में कहाँ मेरे को एरर हुआ कि इस पीरियड इस टॉपिक में ज्यादा टाइम लग गया है, इसमें लग गया टाइम। तो वो टाइम मैनेज करना फिर आप तभी सीखोगे ना, जब आप हम्म उसको मॉक्स लिखोगे, टाइम विद इन टाइम फ्रेम लिखोगे, तभी आप उसमें समझ पाओगे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। हम्म। हाँ, तो इसलिए तो थोड़ी जरूरी है सी मॉक्स एक लिखना, मैं टाइप्स आपको, लिखना है। हाँ, एक बारीक बात और पूछूंगा, इसके बाद गाइस आपके क्वेश्चन लेंगे। तो एक बारीक बात ये पूछनी है आपसे, देखो ऐसे मुझे लिखना है, क्या एक आइडियल टाइम होना चाहिए एक ऐसे को कंप्लीट करने में? व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम? आइडियल टाइम जो है ना 18 टू 19 मिनट शुड बी ओके, 18 से 19 ओके। मिनट। क्योंकि ओके। 18 मिनट लो आप लिखने के लिए, 2 मिनट लो आप उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए, क्योंकि जरूरी है हम्म जब भी कोई भी ऐसे लिखने जा रहा है उसे हम्म एक फ्रेमवर्क दिमाग में बना होना चाहिए, आउटलाइन की मैं कैसे लिखने वाला हूँ इसको। हम्म। बगैर प्लानिंग के आप लिखने जाओगे तो आपका ऐसे ऐसे हौच पौच हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा क्या लिखना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, है ओके। ना। तो उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग और उसका फ्रेमवर्क होना रेडी जरूरी है पहले लिखने से पहले। ठीक है, तो 3 मिनट एटलीस्ट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, 15 मिनट आपको फिर आप उस पर लिखो। इसमें मुझे ये लगता है कि आंसर राइटिंग है ना, सोचना एक बहुत बड़ा हर्डल है कि मैं इसको अप्रोच कैसे करूंगा, हाँ, और ये आधा सारी गेम चीजें तो है ना। आपका वही हो जाता हाँ। है सोचने, अगर आपने सोच लिया सही तरीके से तो सॉल्व आपका ऐसे कुछ बचा ही नहीं है हम्म फिर उसमें। तो मेन गेम तो वही है जो शुरुआत को 2-3 मिनट है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। वहीं पे पूरा ऐसे फ्रेम हो रहा है आपका, क्योंकि आपको पता है कि आगे क्या लिखने वाले हो आप। तो बिल्कुल। मोर और लेस गाड़ी उसी के अराउंड घूमने वाली है ना। ठीक है, और ब्रेन जसमत इसमें मैं स्टॉर्मिंग ऐड जरूरी करूंगा है। एक चीज, जैसे अभी देखो 3 मिनट आपने बोला, ये शुरुआत में जब आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मतलब जब शुरू की थी, क्या ये जब भी 3 मिनट था? तो मुझे नहीं नहीं लगता नहीं है नहीं 30 मिनट नहीं होगा। नहीं, उस टाइम तो आप, हाँ बिल्कुल 100%, जब फर्स्ट टाइम आप लिखने बैठोगे 10-15-20 मिनट लगेगा ही नहीं आपको कि यार क्या लिखूं, समझ नहीं आ रहा, है ना। हम्म। लेकिन ये वो है जो परफेक्ट टाइम है जो प्रैक्टिस के बाद आएगा, बाद जो आएगा। हम्म 2.5 से 3 मिनट, ये परफेक्शन हम्म वाला टाइम है, एग्जाम वाला टाइम हम्म। है ना। ये वो अगर टाइम है। आपको ये लगता है ना, जो भी हमारे ऑडियंस है जो सुन रहा है कि 3 मिनट वहीं पे जाके सोचूंगा, ऐसा होने वाला नहीं है। ये आपका नहीं, आप तीन नहीं मिनट 15 मिनट सोचोगे, जा सकता है। हाँ। नहीं ये भी हो सकता है कि आप 3 मिनट भी ना सोचो, है ना, हाँ 2 मिनट में ही आप सोच के आगे निकल लो। एग्जाम का प्रेशर इतना होता है, इतना टाइम नहीं हाँ। देते आप, है ना। राइट। तो ये वो भी होता है। तो इसमें एक फायदा ये है, जो आप मेंटल प्रैक्टिस अभी से करोगे ना, कि अभी से ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। करते चाहे आपको 1 घंटा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे धीरे, मैं आपको बताता हूँ, पहले दिन अगर 1 घंटा लगा ना, नेक्स्ट डे आपको ऑटोमेटिकली 30 मिनट्स पे आ जाएगा। लेकिन 30 से 3 आने में ना टाइम लगेगा, फिर 30 से 28 हो सकता है, फिर 28 से 25 हो सकता है, फिर धीरे धीरे करके वो एक एक टाइम आएगा स्टेगनेंट भी होगा। 18 मिनट 15 मिनट आप सोच ही रहे हो कि सोचने के बाद लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लिखना आपके मतलब ये तो मैकेनिकल वर्क है ना, लिखना तो ठीक है, वो तो एग्जैक्टली मैकेनिकल है, आप हाथ आधा फटाफट काम चलाओगे तो तो लिख आपने दोगे। सोच के ही कर दिया है कंप्लीट, यानी कि 80% हम्म काम कर दिया आपने, अगर आपने सही डायरेक्शन में हम्म सोच लिया, फ्रेमवर्क बना लिया, फिर बाकी क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन बचा है। हम्म। सिंपल। एक अच्छा कोट है ना, ए वेल बिगन इज हाफ डन। तो अगर आप अच्छे से मतलब एक शुरुआत करते हो तो आपका काम आधा हो जाता है। तो मैं इसीलिए फोकस आपको बोलता हूँ कि कोई भी टॉपिक प्लीज टेक एनी रैंडम टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इधर सीएसएफ एलडीसी, इधर टेक सिविल सर्विस एग्जाम के, और इधर टेक सीएपीएफ एग्जाम। कोई भी रैंडम टॉपिक उठाओ भाई, इसको लिखना शुरू कर दो। यही की है। कुछ भी आप देखो, ये टॉपिक ट्राई करना शुरू कर दो, प्लस ये टॉपिक जब आप ट्राई करोगे ना, इसके साथ जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करोगे, फिर आपको लगेगा यार ये टॉपिक, ये वाला जो कंटेंट है मैं उसमें यूज कर सकता था, उस ऐसे के अंदर वहां पे फिट हो सकता था। तो जब आपको पता चलेगा उस कंटेंट की रेलिवेंस क्या है, ये ठीक पढ़ रहा हूं मैं, ये तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा है, इसको फेंको। ठीक है, इस हिसाब से फिर आपको फिल्टर आउट करना आ जाएगा। तो रादर देन जस्ट लुकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, आई वुड सजेस्ट 2 महीने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू कर दो। कोई भी टेस्ट सीरीज अगर नहीं एनरोल कर पा रहे हो तो ये काम करना टाइम बाउंड मैनर में करना शुरू कर दो। तो मेरा एक आइडियल एडवाइस ये रही। ओके, अब हम आते हैं, देखो पेपर 2 पे मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। पेपर 2 के अंदर देखो, ये तो पर्सनल चॉइस होती है वैसे तो, कि कोई रिपोर्ट से शुरुआत करता है, कोई आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से शुरुआत करता है। तो क्या होना चाहिए, मतलब किससे हम शुरुआत करें जिससे हमारा एक मेंटल बैरियर है वो टूट जाए? कई बार होता है कि पैसेज शुरुआत कर लेना चाहिए, पैसेज से शुरुआत कर लेना चाहिए, आप क्या सोचते हो? अच्छा, इसमें ये पर्सनल चॉइस है अगेन।
तो मेरा तो हमेशा ये रहता है, जो दोनों बार का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सबसे पहले ग्रामर सॉल्व करूंगा, इजी वाला जो पोर्शन है, थोड़ा सा माइंड को भी एक रिलैक्स मिले, है ना। तो ग्रामर करने के बाद देन तुरंत मैं शिफ्ट कर जाता हूँ रिपोर्ट की तरफ, 2 रिपोर्ट लिखूंगा बैक टू बैक। देन रिपोर्ट लिखने के बाद फिर चलूंगा मैं आर्गुमेंट की साइड, देन अपने चारों ऐसे करूंगा मैं, या चारों ऐसे में ये करूंगा, 2 ऐसे लिखूंगा, फिर एक आर्गुमेंट, फिर 2 ऐसे, फिर एक आर्गुमेंट, ऐसे रहता है मेरा। क्योंकि एक मोनोटोनस भी ना हो। मोनोटोनस, एग्जैक्टली, क्योंकि दूसरा भी मेरा साइड चलता रहे आर्गुमेंट लिखने वाला, तो मोनोटोनस नहीं होना है, लगातार बैक टू बैक ऐसे लिख रहे हैं आप, थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है वो काम, है ना। जब राइट। आर्गुमेंट लिखोगे तो थोड़ा सा दोनों साइड में सोचोगे तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा, तो दोबारा से रिकैलिब्रेट होके दोबारा से फिर आप ऐसे अच्छे से लिख सकते हो, तो उसमें ऐसे कर सकते हो, है ना। और ठीक इसका है। फिर उसके बाद लास्ट में मैं अपना सॉल्व करूंगा जो कॉम्प्रिहेंशन एंड देन प्रेसिंग, इस तरीके से रहता है। सबसे लास्ट में प्रेसिंग सॉल्व करता हूँ, क्योंकि वो आई थिंक 15 मार्क्स का आता है, तो 15 हाँ। मार्क्स में उसमें ज्यादा स्कोर करने वाला कुछ होता नहीं है, 7.5 नंबर 7 नंबर आप लिख के आ जाओ, वैसे ही मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा उसमें ये भी सोचना है। ठीक है। और एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना है, देखो एग्जाम में आपको पता है कि पेपर 2 के तो एटलीस्ट टाइम कम पड़ जाता है, कई अनलेस एंड अनटिल आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। ठीक है। तो एग्जाम हॉल के अंदर कई बार क्या होता है, लोग दूसरे पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि यार इसका पेन डाउन है, ठीक है, ये फास्ट लिख रहा है, मेरा हो नहीं रहा। तो कंपैरिजन, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इससे कैसे बचे? नहीं उसके ऐसा सबसे ऐसा हुआ आपके साथ कभी? मतलब नहीं, कभी मेरे आपने साथ तो देखो। हुआ नहीं कभी इतना, हम्म। मतलब उसको देख के कभी वो डिमोटिवेट हुए नहीं, अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज, हम्म। अपना जो एबिलिटी है, अपने जो मेहनत हम्म। करके आए हैं उस पर कॉन्फिडेंस होगा तो दूसरे को देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप खुद राइट। ही उसको देख के यार और बूस्ट हो गए, यार मैं इससे अच्छा कर रहा हूँ और अच्छा करूंगा अभी, है ना। तो आपको एक अलग दूसरी एनर्जी मिल जाती है, सामने हम्म। वाला अगर आपके सामने अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो वो भी एक आप हम्म। तरीके से पॉजिटिव लीजिए आप उसको, हम्म। है ना, हम्म। कि ठीक है यार ये नहीं कर रहा तो मैं तो करूंगा, अपना जो है करके आया हूँ वो अच्छे से करके जाऊंगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ओके। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इतना लिख रहा है, वो इतना लिख रहा है, डजंट मैटर, जो मैं कर रहा ठीक हूँ है। उस पर मेरे को विश्वास है। मतलब खुद को ही कर बुलंद, ये काम, बिल्कुल। मतलब पीस टाइम में बहुत ज्यादा काम करना पड़े। अच्छा। हाँ तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। आप यहाँ से हैंड रेज कर सकते हैं, फिर मैं आपको आपके क्वेश्चन लेता हूँ। पेपर 2 का प्रिपेयर क्या करना है, ऐसे भी आप क्वेश्चन ले सकते हो, पेपर 1 और पेपर 2 कोई भी, वट स्पेशली एवर, अभी पेपर 2 के। नोटिफिकेशन से रिलेटेड भी हाँ। आपको किसी को कोई डाउट हो, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो भी किसी को पूछना हो तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। राइट। यस कुणाल, गो अहेड। जय हिंद सर। जय हिंद। सर एक्चुअली मेरा क्या इशू है कि अभी मैं इसे लिख रहा हूँ तो लाइक एक साथ काफी सारे आइडियाज आ जाते हैं, तो मतलब किसको पहले चुनना है, किसको क्या लिखना है, वो काफी इशू होता है। तो क्या मतलब अभी अब जो जितने भी टाइम बचे उसमें प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा या फिर कुछ और उसमें करना पड़ेगा? कि चाहे वो ऐसे में मोस्टली तो ऐसे में इशू है कि मतलब काफी ज्यादा आइडियाज, चाहे मैं बीच बॉडी में पहुंच जाऊँ तो लगता है कि ये वाला भी यूज कर लूँ, ये वाला भी यूज कर लूँ, तो उस चीज को मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल। फिर ठीक लास्ट है। में लिखने के बाद लगता है कि नहीं ये तो छूट गया मेरा, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय राइटिंग। ओके, प्लीज जसवंत, होता यू है वांट टू होता टेक? है, हाँ। जब आप है ना, इसमें ये होता है बंदों के साथ, यानी कि जब आपको सब चीजें पता है फिर भी आप ये ऐसा लगता है यार मैं सही नहीं लिख पाया, है ना, ये नहीं लग, इसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, किसी एक अच्छे इवेल्युएटर सर वगैरह हैं जैसे कि उनसे इवेल्युएट कराइए, तो वहां पे फिर आपको पता चलेगा एक्चुअल में कौन सा चीज आपको पहले लिखना था, कौन सा नहीं लिखना था, ये प्रैक्टिस से ही सुधरेगा ये चीज। ये मेरे साथ भी होता था कि यार ये रह गया, ये तो मेरे को आता था, ये नहीं लिखा मैंने, ये छूट गया, ये लिखना चाहिए था, है ना। तो वो चीज आपको फिर समझ में आएगी धीरे धीरे, जब प्रैक्टिस करोगे, आपको अपनी कॉपीज को इवेल्युएट करवाओगे तो आप समझोगे उस चीज को, है ना। तो इवेल्युएशन जरूरी है, आपके जो कोई और बंदा हो जो इवेल्युएट करता हो, इसलिए। आपको याद है, दिस इज योर फर्स्ट एसे, जो फर्स्ट टेस्ट था जो आपने लिखा था? हाँ जी, हाँ जी, दिस पहली इज बार, योर हाँ यही मैं आपके साथ कांटेक्ट में आया था इसी के पता थ्रू। है ऐसे ही। दिस इज द फर्स्ट एसे जो जसवंत ने लिखा था, और आई थिंक ये बहुत अच्छा था। बस पैराग्राफ इन्होंने बड़े बनाए थे, तो आई रिकमेंड उसके बाद कि पैराग्राफ आपको छोटे करने चाहिए। फिर उन्होंने पैराग्राफ छोटे बना दिए, फिर दिस इज द फीडबैक। ओके, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट 4 दिखाता हूँ मैं आपको। फुल लेंथ टेस्ट 4 जो हमारा लास्ट होता है, जसवंत स्कोर्ड 88.5 मार्क्स एंड ही डिड नॉट राइट प्रेस से। डेलिबरेटली नहीं लिखा मैक्सिमम होगा मुझे ग्रामर, पता। हाँ, ग्रामर भी प्रेसे। छोड़ दिया था मैंने। इसमें ग्रामर शायद आपने लिखा है, तो कुछ एक चीजें आपने छोड़ा है, वो तो छोड़ उस दीजिए, हिसाब मैं से। प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला छोड़ दिया था मैंने, 2 पोर्शन। हाँ, ये चीजें आपने छोड़ी, तो डिस्पाइट दैट यू हाँ गोट अ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है।
तो आपने जो देखा था, मैंने एक चीज मैंने देखा था, ओनली यू वर इन द होल बैच जिसने सभी टेस्ट लिखे थे। आई थिंक यू मिस द टेस्ट नंबर 3 और 2 फुल एंड टेस्ट, एक आपने मिस किया था। अपार्ट फ्रॉम देम वो भी फिर मैंने आपने, भेजा था आपको लिख के। हाँ, इसके तो अलावा आपका जो एक और बैच चल रहा था, उस वाले का जो भी आप सेंड करते थे वो भी मैं उसको लिख लेता था, है ना। तो रिलीजियसली मुझे लगता है कि आपने वो फॉलो किया, दैट इज वेरी गुड। आपने फॉलो किया ना, मतलब डेलिबरेटली। जब हम लाइव टेस्ट कंडक्ट करते थे जसवंत, यू वर देयर एवरी टाइम। 2 से 5 हमारा लाइव टेस्ट होता था, यू वर देयर। आप धूप में बैठे रहते थे, सर्दियों का टाइम होता था, तो यू आर राइटिंग देयर। तो वहीं से मुझे पता लग गया था डेडिकेशन लेवल, मतलब जिस बंदे का होता है वो वहीं से पता चल जाता है कि हाउ डेडिकेटली इज प्रिपेयरिंग। तो उस पे आप एफर्ट डालते हो ना, जब सामने वाला, जब लग रहा है कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके एफर्ट्स का, तो आपका मन करता है और भी क्यों ना हम उसके लिए कुछ कर दें। ठीक है, तो ये एक ज़ील आती है कि अंदर से, मतलब ऐसा मोटिवेशन आता है। तो एक चीज़ ये थी, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा कुणाल, कि कई बार क्या होता है, मैं ऐसा लगता है कि मैं फँस जाऊँगा, इसको कैसे अप्रोच करूँ? आधा ऐसे लिखने के बाद मुझे याद आता है, यार ये भी इंक्लूड करना था, ये भी इंक्लूड करना था। सो इट्स अ नॉर्मल थिंग। अब मुझे एक बात आप ये बताओ कुणाल, अभी तक आपने कितने ऐसे बनाए हैं? सर अभी तक मतलब इस साल तो अभी तक मैंने 3 से 4 ऐसे लिखे, बस ज्यादा नहीं हाँ, लिखे। ठीक है। तो ये ठीक है। 30 हो जाएँगे ना, फिर आपको ये क्वेश्चन आप पूछोगे ही नहीं। 30 लिख हाँ दो बस। एग्जैक्टली, जरूरत ही नहीं पड़ेगा फिर इसका, हाँ, है ना। तो इसके ये पीछे एक सबसे ज़ीरो ऐड हो जाएगी ना, तो पॉजिटिव मज़ा आ चीज जाएगा। पता है क्या है आपके साथ, यानी हुँ, कि आपको एक कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास आइडियाज की कोई कमी नहीं है, कंटेंट इज यू हैव, है ना। हुँ, तो ये सबसे पॉजिटिव चीज है आपको। अब आपको क्या करना है, इम्प्रोवाइजेशन करना है अपना, बस कि अभी इन चीज को फ्रेम में लेके आना है, इनलाइन करनी है सब चीजों को। तो उसके लिए हुँ, आपको कोई टेस्ट सीरीज वगैरह की इवेल्यूएटर की जरूरत है मेरे हिसाब से तो। ओके। ओके तो सर। जस्ट टॉकिंग अबाउट द दिस फ्रेमवर्क, 4 ऐसे होते हैं। अब 4 में आप ये बताइए, क्या एक ही स्टाइल से लिखना चाहिए या फिर थोड़ा-सा चेंज करें स्टाइल के अंदर? बताइए मुझे। यानी कि इसके पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी जब आप मॉक्स वगैरह लिखोगे कि कैसे लिखना है, क्योंकि सारे टॉपिक जो है ना, हर एक का डिमांड अलग होता है, हर एक टॉपिक का। हुँ, तो हुँ, उसमें सबकी डिमांड अलग है, तो सबकी डिमांड के हिसाब से जाना पड़ता है। तो किसी में आप, यानी कि रेफर करूंगा कि एक आध जो ऐसे है ना, 4 में से 1 या 2 ऐसे में आप कोड का यूज कर सकते हो, कोड वगैरह डाल सकते हो कहाँ कहीं पे हुँ, कहीं भी। हुँ, तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एज देगा आपको अदर कैंडिडेट्स के अलावा, है ना। हुँ, ये हुँ, नहीं कि चारों के चारों में आपको कोड दे देना, फिर वो यार ज्यादा हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता। फिर अच्छा नहीं लगता। पोइट्री थोड़ी लिखने गए वहां पे जनरल राइट। स्टडीज कैसे है वो। हुँ, हुँ, तो 1-2 तो चल जाएगा, इज फेयर इनफ। ठीक हुँ, है, तो 1-2 ऐसे में आप डेफिनेटली दीजिए, मिनिमम एक तो देना ही देना है, किसी में कोशिश कीजिए, एक ना एक टॉपिक तो हुँ। मिल ही जाएगा जहाँ आप कोड का यूज कर सकते हो आराम से, है ना। कोड के साथ तो एक जिस्मत ये भी एक वो रहता है थोड़ा-सा कि क्या हम फ्लो चार्ट यूज़ करें, माइंड मैप यूज़ करें, ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि बहुत बड़ा एक मिथ है कि हम एस्से के अंदर, एटलीस्ट एस्से के अंदर, क्योंकि यूपीएससी का कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड नहीं है एस्से कि आपको पैराग्राफ में ही लिखना है। भाई आप ये भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो क्या एक छोटा-सा पिक्टोरियल, एक छोटा-सा मैप समझाने के लिए, क्या आप एक माइंड मैप ऐसा कुछ ऐसा बना सकते हो, फ्लो चार्ट वगैरह एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन के लिए, जिससे उसमें वैल्यू ऐड हो सके? जिससे उसमें हाँ वैल्यू उसमें ऐड हो सके? हुँ, डेफिनेटली, यानी कि आपको भीड़ से अलग खड़ा होकर दिखना है तो कुछ थोड़ा सा तो अलग करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। तो आप कर हुँ, सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। यूपीएससी ने कहीं नहीं बोला कि आप चार्ट, फ्लो चार्ट नहीं यूज कर सकते, सिर्फ नॉर्मल पैराग्राफ में लिखना, कहीं नहीं बोला उसने, हुँ, है हुँ, ना। वही है ना, आपको एग्जामिनर को समझाना है कैसे, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या आप उसको पहुंचा पा रहे हो अपनी बात को कि नहीं। तो वो हुँ, कोई भी मीडियम हो सकता है, फ्लो चार्ट का मीडियम हो सकता है, हुँ, पाई चार्ट बना लीजिए आप, नॉर्मल पैराग्राफ्स के थ्रू समझा दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना है। अगर आपकी ठीक थोड़ा, है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है ड्राइंग स्किल इतना अच्छा नहीं है, तो मैं ज्यादा हुँ, रेफर हुँ, नहीं करता ठीक है। चार्ट वगैरह बनाना, मैपिंग वगैरह उसमें इंक्लूड करना। लेकिन है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, 1-2 बंदों को जानता हूँ जिन्होंने यूज किया है, वो हुँ, नंबर हुँ, भी मिले हैं, अच्छे नंबर मिले हैं, है ना। तो इसमें ठीक है। कोई उसमें बैरियर नहीं है कि नहीं कर सकते। तो तो मतलब आप अपनी यदि स्ट्रेंथ पे आप खेलना है। एग्जैक्टली यदि आप कंफर्टेबल हो, बना सकते हो, अच्छा कर सकते हो, डेफिनेटली बनाइए। हुँ, चैलेंजेस जैसे कि आपको कहीं बताने हैं, तो आपको लगता है टाइम कम है, टाइम भी हुँ, बचाया जा सकता है फ्लो चार्ट बना बिल्कुल। के। अगर आप हुँ, स्मार्ट हुँ, तरीके से खेलोगे तो 1-2 ऐसे में फ्लो चार्ट बना के 2-3 मिनट अपने सेव कर सकते हो। तुरंत हुँ, हुँ, चैलेंजेस वाले में आप फ्लो चार्ट बनाइए, 2-3 चैलेंजेस लेके आगे निकलिए, सिंपल। 5-6 लाइन का लिखने से बेहतर है 3-4 पॉइंट वहीं दे दीजिए तुरंत, हुँ, है ना। तो आपको वो टाइम सेव हो जाएगा वहां पे। थोड़ा सा टाइम को भी बचाना है तो थोड़ा सा अपने ये इस इधर भी काम करना होगा, है ना। राइट, एग्ज़ामिनर का भी काम आसान होता है।
उसको Okay. भी लगेगा कि ये बंदा थोड़ा सा अलग है, हटके, तो थोड़ा सा वो भी सोचेगा 1-2 नंबर एक्स्ट्रा देने में। फॉर एग्जांपल इसमें मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बताना चाहूंगा चीज, कि जहां मेरा एग्जाम था, दिल्ली में एग्जाम था, महरौली में सेंटर था मेरा, तो आई थिंक वो कुतुब मीनार पड़ता है उधर। हाँ हाँ ठीक, मैंने ये आयरन पिलर है जो राइट चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, तो उधर ही था हाँ मेरा सेंटर। तो वहां पे जो सेंटर था, जो एग्जामिनर थे मेरे पेपर 2 के टाइम पे जो सर थे, तो उन्होंने बोला किसका एग्जाम है आपका, पेपर 2 क्या रिटर्न में ऐसे वगैरह लिखना होता है? तो हमने बोला हाँ सर हमारा होता है इस तरीके से। तो बोले कि मैं यानी कि कॉपी का इवेल्युएटर रहा हूँ, आपको पता है? बोला, हमने कि सर नहीं पता। बोला ऐसे ऐसे जो एसएससी के जो सीजीएल और सीएचएसएल वगैरह के जो एग्जाम में ऐसे वगैरह के जो पेपर होते हैं ना इन लोगों के, तो उन लोगों का कॉपी मैं चेक करता हूँ समर में, जब भी इनके एग्जाम होते हैं तो हमारे पास आती है उन लोगों की कॉपी चेक करने। तब उन्होंने राइट बताया इंटरेस्टिंग चीज कि एक एग्जामिनर क्या देख रहा होता है जब वो कॉपी चेक कर रहा होता है। तब ओके वो बोलता है कि हमें कॉपी आएंगी हमारे पास 50-60 कॉपी आएंगी चेक करने की, इतना तो टाइम हमारे पास है नहीं कि सारी बंदों की कॉपी हमें पढ़नी है ना? हम भी पागल हो जाएंगे पढ़ पढ़ के, वही चीज सबने मोर और लेस सिमिलर चीज वही लिख रखा है। तो हमारा मेन एम ये होता है किस तरीके से हम कॉपी को देखते हैं, एक एग्जामिनर का नजरिया क्या क्या होता है देखने का कॉपी का। तो वो चीज मैं उस दिन समझा। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो मेरा जो होगा ना, देखूंगा बंदे की हैंड राइटिंग कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसे किया है उसने। एक नॉर्मल बंदा जो खड़ा है जिसको कुछ नहीं आता, क्या वो समझ पा रहा है उसकी बातों को कि नहीं, आराम से रीडेबल है कि नहीं, अंडरस्टूडेबल है कि नहीं, ग्रामर ज्यादा कोई मेजर मिस्टेक तो नहीं किया उसने। तो वो चीज मैं देखता हूँ। अगर वो चीज ओके है, ठीक है, देन उसके बाद फिर मैं कहूँ देखूंगा कि यार इसका पढ़ना चाहिए मुझे कि नहीं पढ़ना चाहिए, तब डिसाइड करूंगा मैं। तब मैं पढ़ूंगा उसको। पहला पैराग्राफ पढ़ा मैंने, ठीक है, मेरे को ठीक अच्छा है लगा, वो पहले पैराग्राफ से पता चल जाता है एग्जामिनर को कि आगे क्या होने वाला है। वही अब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जैसे कहते हैं, राइट है ना? हाँ, तो वहीं से वो समझ जाता है कि ये बंदा कितने नंबर का पोटेंशियल कैंडिडेट है। ठीक है, तो फिर वो पहला पढ़ूंगा मैं, फिर जाके लास्ट वाला पढ़ लूंगा, फिर बीच में इसी तरीके से एक दो पैरा, किसी में बीच वाला पढ़ लिया, किसी में लास्ट का पढ़ लिया, पूरा कभी नहीं पढ़ूंगा मैं। हाँ, तो उनका कहना था पूरा कभी नहीं पढ़ता मैं, एक एक पैरा पढ़ूंगा हर एक ऐसे का। इसी तरीके से फिर उसके बेसिस पे फिर मैं डिसाइड करूंगा एवरेज मार्क्स कितना देना है इस बंदे को। तो इस तरीके से पूरा गेम चलता है। प्रेजेंटेशन, राइटिंग स्किल आपकी, देन आपका जो किस तरीके से आपने लिखा है अंडरस्टैंडेबल है, फैक्ट्स वगैरह को जो हाईलाइट किए हैं आपने, तो वो नोटिसेबल होने चाहिए ना, जब अंडरलाइन करोगे तो अलग नोटिसेबल होंगे वो। तो वही देखेगा, सीधा नजर वो एग्जामिनर का उधर ही जाएगा, तो वो देखेगा हाँ बंदा नॉलेज है, बंदे के पास सही लिखा है इसने, तो फिर उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये आप सही बोल रहे हो कि जो पहला पैराग्राफ होता है इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसमें यस, भी जो और फर्स्ट इसीलिए ऐसे आप हाँ जो लिख रहे हो ना, कॉपी जब एग्जामिनर खोलेगा तो पहला पेज खोलेगा, पहला ऐसे खोलेगा, जो भी होगा वट एवर यू राइट, तो वो चीज भी आपको एग्जामिनर आगे के लिए आपका पेज सेट करेगी एग्जामिनर का कि कैसा रहने वाला है आपका पेज। अगर पहले में ही आपको गड़बड़ा गया, फिर आगे वाले ऐसे इसमें रिपोर्ट में अच्छा किया होगा, तो उसका भी मन हट जाता है फिर एग्जामिनर का, तो फिर वो नंबर उसी हिसाब से देता है ना, ये भी होता है चीज। हाँ। जिसमें पहले क्या होता था, पहले तो आप कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन अब तो डिफाइंड आता है कि आपको ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ही लिखना है, इसके नीचे ही लिखना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो अब आपको पता है, आपको क्लियर होना चाहिए ये ऐसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ, पहला ऐसे होने वाला है, वो ऐसे आपका सेकंड नंबर का भी हो सकता है, थर्ड नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, आप सोचते हैं कि पहला दूसरा मुझे छोड़ना है, तीसरे से शुरुआत करना है, बाकी के 4 लिखने हैं। ठीक है, या तो ऐसे लिखिए। तो जो भी आप पहली चीज लिखें उस पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके उसको बेटर करें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लास्ट और इंप्रेशन। वैसे चारों ऐसे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ऐसे जब आप शुरुआत कर रहे हो तो यू नीड टू पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। इंट्रोडक्शन में जान लगा दो। जान का मतलब ये नहीं 50 आप उसमें आधा टाइम उसी में वेस्ट कर रहे हो। इंट्रोडक्शन का मतलब है जो आपका बेस्ट मटेरियल है ना, जो आपको लगता है रिपोर्ट आपके पास बहुत धांसू है, तो बचा के मत रखो उसको। आप सोचोगे मेन बॉडी में यूज करूंगा, कंक्लूजन में यूज करूंगा, भाई वो दब जाएगी। अगर आपके बहुत अच्छा फैक्ट है, पॉइंट है, करंट इवेंट है, उससे रिलेटेड, प्लीज राइट दैट इन इंट्रोडक्शन। वो बहुत एक अच्छा हुक की तरह काम करता है। अगर आपने वहां पे उसको फंसा लिया एग्जामिनर को, तब वो थोड़ा सा पढ़ सकता है मेन बॉडी में। उसको बाद के लिए मत बताइए, जो आपके पास बेस्ट इन्फॉर्मेशन है बाद के लिए कभी मत, इंट्रोडक्शन में डाल दो, खत्म। ओके, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सौरभ, आपने हैंड रेज किया था, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? सौरभ पांडे। जय हिंद सर। जय हिंद। जैन जैन भाई। सर मेरा एक डाउट था, मैं आपसे कॉपी चेक भी करवाई थी मैंने लास्ट ईयर। ओके ओके ओके। सर मेरे में ग्रामेटिकल एरर बहुत आती है, मैंने 12 से 15 ऐसे लिखे हैं। हाँ हाँ, अभी बीच में सीडीएस की वजह से थोड़ा सा मतलब वो कर दिया था, बंद कर दिया था ऐसे। ठीक है। बाकी कंटिन्यू टच में था, लेकिन ग्रामेटिकल एरर आ जाती है।
और ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। हाँ अच्छा ऐसे भी लिखता हूँ, फिर भी मैक्सिमम 8 to 9 मार्क्स ही आ पाते हैं आउट ऑफ 20। तो जसमत तो आप ये उस बताओ चीज, क्या ग्रामेटिकल और सर मिस्टेक जो कि अगर ग्रामेटिकल एरर देखा जाए तो सीडीएस में मैं फिर भी इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेता हूँ, तो मुझे वो नहीं लगता कि वीक पॉइंट होगा मेरा। लेकिन जब आंसर राइटिंग की बात आती है तो यहाँ पे एक वीक पॉइंट सामने निकल कर आता है। नहीं यार देख भाई, ऐसा है मेरे हिसाब से जो है ना, सीएपीएफ में ग्रामर पे ज्यादा फोकस नहीं किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो, है ना, तो क्या वो यस एग्जामिनर सर। को समझ में आ रहा है, उसका जो मीनिंग उसको डायरेक्टली रेफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी हम्म ठीक है वो यार, हैज हैव हैड वगैरह वो यार वो हो जाता है यार, मुझे भी नहीं पता वो एक्चुअली एग्जैक्ट हम्म ग्रामर तो मैं भी नहीं ले सकता है, यानी हम्म 100% ग्रामर के हिसाब से मैं भी नहीं लिख सकता, इवन कोई भी हम्म नहीं लिख सकता उसको, है ना। तो इसलिए वो जरूरी ये है कि आप जो लिख रहे हो वो क्या समझ में आ रहा है, प्रॉपर उसका मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। हम्म ओके ठीक है, सर। और सर एक सेफ डिलीवर कर स्कोर पा क्या रहे हैं होता है कि नहीं अपनी बात किसी भी को। एक ऐसे में? अच्छा सेफ, तो वैसे ठीक चल रहा है यार तुम्हारा 8-9 नंबर, थोड़ा सा इधर उधर सुधार करोगे तो 10 नंबर पे आराम से आ जाओगे, 10-11 पे। और सब 12 से 14 नंबर नहीं पहुंच सकता है मतलब ऐसे? देखो तो नहीं। बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन यार फिर उसमें ना थोड़ा एग्जामिनर का भी साथ चाहिए कि एग्जामिनर कैसे देख रहा है तुम्हारी कॉपी को, है ना। बिल्कुल वो सही। डिपेंड है, वो और सर मैं, सब्जेक्टिव हो जाता है थोड़ा। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का हो जाता है यार, उसमें क्लेम करना बड़ा मुश्किल है कि यार तुम 12 लेके ही आ जाओगे। कभी कभी ये भी होता है कि बंदा अच्छा स्कोर कर रहा होता है लेकिन वहां नहीं कर पाता, एग्जामिनर नहीं देता उतने नंबर, तो बड़ा ही सब्जेक्टिव चीज है ये। और सर मैंने एक वो स्ट्रेटेजी अपनी वैसे करी थी, जैसे मैं कोई एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देता हूँ पेपर 2 का, तो ग्रामर सबसे पहले करता हूँ हाँ जो कि 25 मार्क्स की रहती है, फिर उसके बाद प्रीसिस, फिर पैसेज, फिर रिपोर्ट राइटिंग, और फिर ऐसे, और फिर आर्ग्यूमेंट। मतलब ओके। मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से मैं ऐसे और आर्ग्यूमेंट को लास्ट में रखता हूँ एक तरह से। तो ये सही रहता है सर कि वही सही रहता है कि ऐसे से हम शुरू करें? नहीं मेरे हिसाब से जो है ना नहीं देखिए यार भाई, क्या है कि ये सबका अपना एक पर्सनल स्ट्रेटेजी होता है कि कौन किस तरीके से काम करना चाहता है। तो जो मैं अपना है, मेरे को जो अच्छा लगता है क्यों करता हूँ मैं ऐसा, तो वो चीज मैं बता सकता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ, पहले ग्रामर इजी पोर्शन है, माइंड काम रहेगा, ज्यादा लोड नहीं रहेगा, क्योंकि बाद में अगर ग्रामर करूँ तो गलती हो जाएगी, सब मोस्टली ग्रामर ही शुरू करेंगे। तो ग्रामर करने के बाद देन मैं स्विच करता हूँ रिपोर्ट्स के लिए। रिपोर्ट्स के लिए क्यों? क्योंकि रिपोर्ट जो है 10 नंबर का होता है, कम नंबर का होता है, और फिर उसमें हमने हमारा जो राइटिंग का फ्लो है ना वो 2 रिपोर्ट्स में आ जाता है। ठीक है, एक बार जब वो यस राइटिंग सर। का फ्लो आ गया, देन उसके बाद फिर मैं ऐसे इसमें जाऊँ, क्योंकि मुझे चाहिए अब राइटिंग का फ्लो वहां पे बन चुका है मेरा ऑलरेडी रिपोर्ट्स के अंदर। ठीक है, 10-10 नंबर के हैं, तो इसलिए अब जाऊंगा मैं हाई स्कोरिंग एरियाज में जो 20 नंबर का है। ठीक है, इसलिए फिर ऐसे स्टार्ट करूंगा, फिर ऐसे लिखूंगा दो, देन इसके बाद एक आर्गुमेंट, फिर देन दो ऐसे, देन एक आर्गुमेंट, देन मेरा प्रेसिजन कॉम्प्रिहेंशन, इस तरीके से चलूंगा मैं, है ना। ओके हाँ, सर। ये मुझे सही और लगा। आप जैसे उसके बाद यस यस हाँ प्लीज पूरा बोलो कंटिन्यू। बोलो। ये जैसे ग्रामर के जो रहते हैं 25 मार्क्स का रहता है, लेकिन सर मेरा 30 से 35 मिनट इसी में जा रहा है, शुरू का ही पूरा 30 मिनट में जा ही भाई रहा है। बहुत जा रहा है तो यार, ये तो इतना फिर यार सही मतलब रहता है टाइम? नहीं और नहीं, कम ग्रामर में में होना चाहिए ना? ज्यादा जा रहा है भाई यार, ये तो तेरा कम से हाफ कम ना करना पड़ेगा आपको। 10 से 12 या 15 मिनट में मैक्सिमम हो जाना चाहिए। ओके सर। एवरेज टाइम 10 से 12 मिनट में हो जाना चाहिए सारा। हाँ तो वही है मेरा, फिर ऐसे छूट जाता है आखिरी आते आते, एक दो ऐसे तो हर उसमें इसलिए छूट ही रहे हैं। यार ग्रामर में कैसे चला जाता है, मतलब क्या इशू आ रहा है ग्रामर में, इतना टाइम तो नहीं जाना चाहिए। सर सेंटेंस मैं जो बनाता हूँ ना उसमें समय ले ले रहा हूँ। मतलब मैं बताया, अच्छा अब पेपर 2 में मेरी वीकनेस बन के आ रही है थोड़ा सा ग्रामर, मैंने आपको शुरू में ही बोला था ना। अच्छा अच्छा, मतलब ग्रामर इसीलिए जो अभी सेंटेंस मैं फॉर्म नहीं अपनी कर पा रहे हो प्रायोरिटी, प्रॉपर। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या पता है सर, सीडीएस का जो इंग्लिश का वो रहता है उसमें एक अच्छा स्कोर चला जाता है, लेकिन 65 भाई प्लस ज्यादा चला सीडीएस जाता पे, है। हाँ, उसमें समझना मेरी बात, यस सीरियल सर। वाले जो बंदे होते हैं उसमें डिफरेंस ये है ना, सीडीएस में वहां पे तुम्हें ऑप्शन रेडीमेड मिल रहा है, वहां पे सेंटेंस रेडीमेड बना हुआ मिल रहा है पेपर। ठीक है, वहां यहाँ पे अपन अपना जो आइडिया है ना, जो हिंदी में सोच रहे हैं, वट एवर जिस भी लैंग्वेज में सोच रहे हैं आप, उसको कॉपी पे लिखना है, इंग्लिश में लिखना यस है। सर। ठीक है, तो वो ग्रामर आती है, अच्छी बात है, लेकिन ये यहाँ पे ग्रामर नहीं है, राइटिंग स्किल चाहिए। तो उसमें बहुत डिफरेंस है, सीडीएस से कंपेयर मत करो इसको। प्लस ठीक उसमें है, उसमें फंडामेंटल अच्छे ऑब्जेक्ट, रहने चाहिए, क्योंकि हाँ सीएपीएफ में उसमें आप तुम्हारे, देखोगे उसमें ऑप्शंस नहीं मिलते ना आपको, हाँ 4 ऑप्शन हाँ मिलते हैं तो हो जाता है समझ थोड़ा गया मैं तुक्का भाई लगा मैं, के। इसमें तो एक हाँ सेंटेंस है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है भाई मिस्टेक क्या है। और सीडीएस की जो हाँ ग्रामर है थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें आप देखोगे डिफरेंट है। आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आते हैं, सीडीएस में कहाँ आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। हाँ, यस सर। उधर तो रूल्स वगैरह याद कर लो, अपना ऑप्शन मारना है, उधर तो और करना क्या है, इधर सेंटेंस बना के लिखना है अपन को, समझे। तो ओके वो सर। चीज में अंतर है भाई यार उसमें तो।
और सर जैसे आर्ग्यूमेंट राइटिंग जो होता है हाँ जी, उसमें फॉर और अगेंस्ट एक साथ लिख देते हैं या फिर पहले पूरे फॉर का लिख देते हैं या फिर एक साथ फिर अगेंस्ट में लिखते हैं? हाँ, तो इसमें एक साथ नहीं लिखते भाई कभी भी। पहले अपना एक इंट्रो दोगे, एक ओवर ब्रीफ कि आगे आप करने क्या वाले हो, उस टॉपिक के बारे में बताओगे इंट्रो में 2-4 लाइन में, ठीक है। यस देन सर। उसके बाद फिर लिखोगे आप ये जो टॉपिक है इसके 4 में लिखने जा रहा हूँ मैं। देन 4 के लिखोगे सारे 4-5 पॉइंट जितने भी लिखने हैं आपको, वो पॉइंट्स लिखोगे बुलेट पॉइंट बना के, ठीक है, वो लिखोगे। यस देन उसके सर। बाद फिर अब मैं इसके अगेंस्ट लिखने जा रहा हूँ, एग्जामिनर को बताना होगा ना एक कैटेगराइज स्पेसिफिक, यानी कि उसको दिखा दो सेपरेट कि ये अगेंस्ट का ये फॉर का है, उसके लिए भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ओके बेस्ट सर। तरीका यही है जो मोस्टली लोग फॉलो करते हैं। देन उसके बाद अपना कंक्लूजन लिख दो अगेंस्ट लिखने के बाद, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, ओके, ठीक है, थैंक यू सर, इतना ही डाउट था मेरा। थैंक यू भाई। और सर पेपर 1 के लिए क्या सेफ स्कोर रहता, मतलब सेफ स्कोर से भी एक बहुत अच्छा। यार सेफ स्कोर आज के समय में कुछ नहीं रहा भाई, कुछ नहीं अनटिल रहा। तुम्हारा नाम लिस्ट में आ नहीं रहा है तो जब तक सब मेरिट दिमाग है। लिस्ट में ना हो, उसमें तो जब तक मेरिट लिस्ट में नहीं आ जाओ तब तक पढ़ाई मत नहीं, छोड़ो। मतलब मैं और मेरिट जब लिस्ट तक में लाने के लिए हाँ, एक अच्छा स्कोर। अच्छा तो ठीक है। यार देख यार, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 20 वाले जो बंदे थे जो मेरे साथ वाले थे, 118 कट ऑफ है, बंदा कट ऑफ से जस्ट 0.5 ऊपर है, 118 पॉइंट कुछ नंबर है बंदे के। पेपर 2 में अच्छा कर गया, इंटरव्यू में अच्छा कर गया, सिलेक्शन ले गया। और मैं इधर 143 लेके बैठा हूँ, पेपर 2 में अच्छा नहीं था मेरा, 87, इंटरव्यू में भी 87 दिया उसने मुझे, तो मैं इधर बैठा हूँ। अब देखिए अब सेफ कुछ नहीं है आज के समय में। इवन 118 वाले को भी नहीं पता होगा कि मैं जाने वाला हूँ अंदर, मैं हूँ, मेरे को भी नहीं पता नहीं जाने वाला हूँ अंदर। तो ये तो बड़ा ही सब्जेक्टिव चीज है, किस्मत के ऊपर है भाई, है ना। इसमें तो सिर्फ हम ओके यही सर। कर सकते हैं, अपना बेस्ट एफर्ट देना है, सिंपल, कोई सेफ स्कोर नहीं है। फिर भी कोशिश करना है कि 140-45 तो प्लस तो होना ही चाहिए, एक फाइटिंग टोटल देने के लिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके और अच्छा, जो आर्ग्यूमेंट राइटिंग में जो होती है उसमें हम क्रिटिसिज्म जो देते हैं हाँ सर, वो क्रिटिसिज्म कैसी होनी चाहिए, मतलब एक गवर्नमेंट, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर ऐसे कुछ ही रिलेटेड रहते हैं, तो एक कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए जो हमारी क्रिटिसिज्म है, या फिर उसको नेगेटिव ही शो करनी चाहिए पूरी? वहां पे मैं थोड़ा फंसता हूँ। अगेंस्ट में जा रहे हो, आप किसी चीज का क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उसको वैलिडेट करना है। ऐसे थोड़ी यार मेरे मन में आएगा कुछ भी बोल दिया, उसको थोड़ा 1-2 पॉइंट्स में तो हमें एक दिखाना पड़ेगा ना कि ये इसकी वजह से बोल रहा हूँ, ये मेरे पास रीजन है। कोई रिपोर्ट्स का सहारा ले लिया है, किसी ने बोला है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है ऐसा है, ठीक है, तो उसे वैलिडेट कर दिया हमने अपनी बात को कि इसका रीजन ये है, उसका रेफरेंस ये है, ठीक है। तो ओके, ज्यादा एक्सट्रीम थैंक यू। स्टैंड कभी नहीं लेना है किसी भी चीज का, ठीक है। मतलब बायसनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी हाँ, तरफ। बायसनेस नहीं दिखनी चाहिए, वो तो यार एक बहुत नॉर्मल चीज है यूपीएससी के एग्जाम में, इंटरव्यूज लेके पेपर 2 कहीं भी आपको एक ही तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ओके इसमें सर। मैं ऐड करता ओके, हूँ आपको, थैंक यू थिंक सर। लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर। जब भी आप कोई प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हो, थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर। आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो क्या रिकमेंडेशन दोगे? ठीक है, आपको गवर्नमेंट के साथ ही काम करना है, आपको सोचना है कि हम गवर्नमेंट में ही है तो कैसे इस चीज को ठीक कर सकते हैं, ब्लेम नहीं करना है, राइट। सो डू नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट, उसको एक ऑप्टिमिस्ट तरीके से, उसको आपको बी एन ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, पर्सन, उस हिसाब से आपको उसको डील करना है, राइट। तो ऐसे आपका कंक्लूजन रहना चाहिए, राइट। सो ओके थैंक यू सर। सौरभ। और कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा आपका? नो सर, बस इतनी है, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, so David, please you can ask your question. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Mine was a small doubt. By Okay, writing small doubt. essay, Mm-hmm. we should write as a flowery language or point wise. Only small. No. Okay. Listen. You don't need to write in a flowery or poetic language. You just simple. What I've said earlier also, that you try to write essay which is easily understandable to a normal man. Very simple. Okay. Okay. You don't need to become a super intelligent or like a poet writer. Okay. Okay. ठीक है। Thank you. Sometime जैसे डेविड, आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कई बार क्या होता है, इफ वी आर गुड इन दिस राइटिंग पार्ट, अगर हम बहुत अच्छे होते हैं राइटिंग पार्ट में, समटाइम्स एक टेंडेंसी होती है कि व्हाई नॉट डू इट इन अ मोर बेटर वे, ठीक है। थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, रादर देन डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, हम उसमें थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। माहौल नहीं बनाना है,
आपने देखा होगा जो लोगों के सिलेक्शंस होते हैं दे आर फ्रॉम सच बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, उनके पास वो नॉलेज नहीं है, दे डू नॉट हैव दैट मच राइटिंग स्किल्स, बट दे डू हैव वन स्किल, दैट इज दे कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। ठीक है, जितना Exactly. This is the जितना demand of the डायरेक्टली आप topic. आओगे ना पॉइंट पे, वो Because आपको you have करना है। only 300 words to write. है ना? You can talk any other things in 300 words. You have to immediately come to the point. Whatever the demand of the topic, just put the right words on the right place. Very simple. And next, sir, and next is small doubt. And how can ਹਾਂਜੀ। you think about the conclusions at the end of the essay? How to do the conclusion, right? Yes, sir. Okay, just The give, only thing. can you take this It's a question? kind of a own knowledge that we can analyze the part of the whole essay. Conclusion should be your optimistic or futuristic, or it should be the summary of the whatever you have write over in essay. Okay. Okay. हाँ जी। ओके, कंक्लूजन के अंदर अगर मैं बताऊं, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि अगर वो आपका इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, इट इज अबाउट द बॉर्डर मैनेजमेंट, इन्फिल्ट्रेटर्स, इमर्जिंग थ्रेट्स, तो कंक्लूजन आपका क्या रहना चाहिए? आपको पता लगाना Futuristic. पड़ेगा फर्स्ट, हाँ यस, फ्यूचरिस्टिक। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन की है, यू नीड टू अंडरस्टैंड अर्बनाइजेशन। अगर अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन उसकी प्रॉब्लम होगी, तो अर्बनाइजेशन को आप कैसे ठीक कर सकते हो? उसके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, उसके अंदर वहां पे आप देखोगे एमसीडी होगी, लोकल गवर्नमेंट होंगी, लोग होंगे, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको सोचना है भाई ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, टेररिज्म की प्रॉब्लम है, आपको देखना होगा दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, हैंडल कैसे करें? इसके अंदर आपको फोर्सेस का हेल्प चाहिएगा कंक्लूजन के अंदर, इसमें आपको इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिएगा, इसमें आपको फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन करनी होगी, ठीक है, इसमें आपको इंटेलिजेंस को बेटर करना होगा। सो इन दिस वे आपको सोचना दिस इज द प्रॉब्लम, दिस कैन बी अ सॉल्यूशन। तो माय मूल मंत्र इज गो फॉर द स्टेक होल्डर अप्रोच। ठीक है, स्टेक होल्डर अप्रोच। स्टेक होल्डर अप्रोच के अंदर कौन कौन लोग इस प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व हैं, और क्या क्या लोग, मतलब क्या क्या जो पार्टिसिपेंट है इसके अंदर, वो अपना इसमें इनपुट दे सकते हैं। समझ गए? अंडरस्टैंड द सिचुएशन, सिचुएशन किस लेवल की है, क्या सिचुएशन लोकल है, सिचुएशन नेशनल लेवल की है, क्या सिचुएशन इंटरनेशनल लेवल की है। अगर आपको सिचुएशन समझ में आ गई, उस हिसाब से आप क्या फाइंड आउट करोगे? स्टेक होल्डर्स। लोकल लेवल पे स्टेक होल्डर्स अलग हो सकते हैं, नेशनल लेवल पे स्टेक होल्डर्स अलग हो सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अलग हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। टेररिज्म की है तो आपको इंटरनेशनल भी लेके आ सकते हैं एंगल। अगर आपकी पंचायत की प्रॉब्लम है तो लोकल प्लेयर्स ही आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, एनवायरमेंट, अगर क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है तो लोकल लेवल पे इतना कुछ होने वाला नहीं है, आपको इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिएगा प्लस नेशनल सपोर्ट चाहिएगा। ठीक है, प्लस लोकल लेवल पे भी आप पर्सनलाइज्ड आजकल हो गया है लाइफ करके, आपको पता है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट करके, ठीक है, वो भी अब नया चला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट? तो इस हिसाब से प्लीज एनालाइज द प्रॉब्लम, ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम द गिवन एसे। उसमें अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ये प्रॉब्लम है, दिस इज द जिस्ट, आपको कंक्लूजन लिखने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, That was a dynamic point I ever had. Thank you very much. ओके ओके, थैंक यू। एनीबॉडी questions? Okay, okay, no questions so far, so Sir, last. yes, please. How many mock tests sir was given while going for exam? Okay, how many mock tests you have given before the exam? I think आपकी जर्नी तो काफी लंबी है, आप तो पता नहीं कितना लिख चुके हो। Okay, I have given buddy at least 12 that has sir has evaluated. Apart from 12, similar 12 number of tests also I gave, which sir sent me from the another batch, but sir did not evaluate that those tests I have self evaluated those. Okay. Okay, Okay, sir. Sir, what was the follow up of current affairs that was followed by you? Okay, I followed from three sources. Earlier, I told you Hindu newspaper or Indian Express, whatever you prefer. Vision IAS magazine, and third one is Forum IAS 7 p.m. editorial section. That is it. Okay.
Okay, that is for paper 2. Okay, right. This source is only for paper 2. Okay, थोड़ा सा डिस्टिंक्शन होता है पेपर 1 की पढ़ाई में और पेपर 1 के करंट अफेयर में 2 में, ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड होता है पेपर 1 और 2 जो है आपको जर्नलिस्ट अप्रोच के साथ उसको अप्रोच करना। ओके, तो आई थिंक और कोई पॉइंट जो हम मिस कर रहे हैं पेपर 2 के लिए? मोर और लेस सर हो गया सर सारा कवर। ओके, आई थिंक वी हैव कवर्ड। अगर कोई और प्रॉब्लम हो प्लीज राइट टू मी, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं तो हम दोबारा से कोई मीटिंग करेंगे। यस कुणाल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर, सर Okay. प्रेसे के लेकर मेरे को पूछना था उसमें कि लाइक कभी कभी प्रेसे में कुछ डेटा होता है तो क्या जरूरी है कि वो सेम डेटा हम प्रेसे में मेंशन कर पाए जब लिखते हैं तब, और उसको जनरलाइज करके ऐसे आगे बढ़ सकते हैं? प्लीज जस्ट टेक दिस क्वेश्चन। प्रेसी में आप लिख सकते हो क्योंकि डेटा आपको अल्टीमेटली वो जो है ना अपने लैंग्वेज में लिखना है जो वर्ड्स डेटा। आई थिंक इट इज अबाउट द प्रेसे और ऐसे प्रेसी वो सर तो प्रेस के बारे में बोल रहा हूँ कि उसमें कभी कभी प्रेस में जो मेन प्रेशर होता है जिसको रिराइट करना होता है, हाँ तो हाँ, मैं उसमें समझ भी गया। कुछ प्रेसी डेटा का जो होता है, क्या मैं उसको एग्जैक्ट मेंशन करूँ या फिर जनरलाइज करके चल सकता हूँ? नहीं एग्जैक्ट डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है यार। एग्जैक्ट जो कोई यानी कि रिपोर्ट का डाटा दिया है, कोई फैक्ट दिया है तो सीधा लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डाटा को क्या लिखोगे अपने अपने वर्ड्स में, वो तो डाटा नंबर तो नंबर रहेगा भाई, है ना। तो उसमें कोई इशू नहीं, इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है प्रेसी का, ठीक है। प्रेस नॉर्मल हो सकता है, स्पीड में अपन लिख सकते हैं ऐसा? आराम से भाई, आराम से। देखो प्रेसे में जो मैं आप बताऊं थोड़ा सा एवरेज मार्किंग ही होती है, उसमें कोई पढ़ता भी नहीं जहाँ एवरेज ही तक मुझे होती है, लगे। उसके ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, उसको ज्यादा 7.5-8 नंबर तो आ ही जाते हैं एवरेज आराम से। एवरेज आएंगे आपके आपके जो इवैल्यूएशन होती है वो मेरे जो लगता है कि एसए के बेस पे ही हो जाती है, आपका पता लग जाता है कि क्या पोटेंशियल है। ठीक है, अगर एसए अच्छे नहीं हुए तो प्रेसे पढ़ के उसको कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं है कि एसए के अंदर ही कुछ नहीं मिला तो प्रेसे के अंदर क्या मिलेगा। अगर आप एसए आप धांसू लिख देते हो ऐसे वो समझेगा भाई इसके अंदर भी तोड़फोड़ करे हुई ना, अच्छा कुछ लिखा ही होगा, तो वहां पे भी आपको 8.5 तक जा सकता है अगर अच्छा आपने ऐसे लिखा है तो, प्रोवाइडेड आपने रूल फॉलो किए हो। रूल एक ही है प्रेसे का, प्लीज राइट दिस इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड एज मच एज पॉसिबल। एज मच ये चीज है बस, अपने सर वर्डों में लिखना है। हाँ सर पेपर 1 के लिए आपने कौन सा मॉक यूज किया था? भाई यार, पेपर 1 के लिए मैंने मॉक तो ईमानदारी से बता रहा हूँ तो कोई यूज नहीं किया था। ओके, सो लास्ट आवर में कैसे, मतलब जो लास्ट के मंथ है उसमें कैसे प्रैक्टिस किए थे, उस बारे में थोड़ा सा मेरे को जानना है। उसका मैंने लास्ट मंथ में, यानी कि मैं अर्लियर अटेम्प्ट दे चुका था 20 वाला, ठीक है। तो इतना ज्यादा मॉक्स वगैरह का मुझे चाहिए नहीं था क्योंकि मुझे आइडिया लग गया था कि एग्जाम वगैरह कैसे, क्या पैटर्न, क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने सिर्फ वही फोकस किया, पीवाईक्यूज को सॉल्व किया दबा के, उनको अच्छे से रिवाइज किया, एंड जो विजन वगैरह के जो सेक्शनल टेस्ट आते हैं उनको मैंने सॉल्व किया बस, ठीक ओके, है। थैंक यू। हाँ ओके, थैंक यू भाई। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन इज चैट सेक्शन में क्वेश्चन है कि प्रशांत सिंह कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, जो इसमें मुझे लगता है कि एवरेज मार्किंग होगी प्लस, फिर भी मुझे Average। बता दीजिए एक कॉम्प्रिहेंशन में एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ आपको। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 4 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं इक्वल मार्क्स के, 4-4 मार्क्स के। तो उसमें हमें क्या करना है कि क्या हम उसे पॉइंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं या फिर पैराग्राफ फॉर्मेट में ही रहना चाहिए? उसमें तो मेरा वो डिमांड करेगा ना, क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन का डिमांड ठीक क्या है। है ना, तो वो उसमें डिसाइड रहेगा। लेकिन जनरली मोर और लेस क्वेश्चन जो रहते हैं एक पैराग्राफ में, 5-6 लाइन में पैराग्राफ में लिख के आगे चलते बनिए, उसको लिखना है। ये नहीं कि वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना है सीधा उठा के, नहीं। पहले आप पूरे पैसेज को पढ़िए, उसमें से एक अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए क्या है, क्योंकि टॉपिक का नाम है कॉम्प्रिहेंशन, एक अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग कम्प्रीहेंड करना है उसमें से, ठीक है। तो उसको टॉपिक को कम्प्रीहेंड कीजिए, समझिए, देन उसके बाद जो क्वेश्चन है उसके डिमांड के हिसाब से उसका आंसर राइट कीजिए, वेरी सिंपल। ओके, जसवंत एक और ऐड करूंगा, जैसे दिस इज द A4 साइज शीट और हाँ एक शीट के ऊपर आपको 2 क्वेश्चन दिए होते हैं जब आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे होते हो, ठीक है। आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, अगले पेज पे भी ऐसे ही आपको मिलता है। सपोज कीजिए मेरा जो आंसर है वो 3 लाइन में खत्म हो रहा है या फिर 4 लाइन में खत्म हो रहा है और इस वाले में आप देखोगे मैं इसमें 6 या 7 लाइन लिख सकता हूँ, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन और इसके नीचे में 7 लाइन लिखने का इसके अंदर स्पेस है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा आंसर जो है 4 लाइन के अंदर खत्म हो रहा है। क्या मैं जबरदस्ती स्पेस को फिल करूं? उसमें ज्यादा टेंशन लेने की सबसे बड़ी चीज है, क्वेश्चन का जो आंसर है, क्या तुम जो लिखने वाले हो उससे उसका आंसर एड्रेस हो रहा है, उस क्वेश्चन का जरूरत जो है, अगर एड्रेस है रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फालतू में क्यों स्ट्रेच करना उसको अननेसेसरली। टू द पॉइंट रखिए उसको जितना सिंपल हो सकता है, ठीक है। और टाइम भी ओके, बचाइए अपना, वेरी टाइम भी सिंपल। बचाइए। टाइम का तो गेम है पूरा, अगर 5-6 लाइन लिखने जाओ ऑब्वियस है थोड़ा सा
15 20 30 सेकंड ले ही जाओगे आप एटलीस्ट, तो टाइम भी बचाइए टाइम आप गेम, अपना। यस इट्स अ टाइम गेम। और ये कह रहा हूँ कि अगर आप आंसर कर देते हो उसको अच्छे से, ठीक है, उसकी नीड फुलफिल हो जाती है, 3 लाइन में भी होगी तो चलेगा। बाकी का जो स्पेस है, कई बार ऐसा लगता है जो स्पेस है ना, इतना स्पेस रह जाता है डिस्पाइट आंसरिंग दैट क्वेश्चन, तो उसको कुछ लेके में ना आप ये तंग नहीं कर होना। सकते हैं, थोड़ा सा स्पेसियस लिखिए, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दीजिए, फॉन्ट का हाँ साइज बढ़ा दीजिए, बस ये चेंज कीजिए, ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है उसमें। ठीक है, हाँ ओके, यस डेविड, क्वेश्चन यू कैन आस्क। Sir, you said the conclusion was about a futuristic thing. What about introduction and body? Okay, what about the introduction and Body. body? Yes, sir. Conclusion was, sir said that conclusion will be a futuristic thing. What about Right. the introduction and body? Okay, but sometime conclusion में ऐसा जरूरी नहीं है कि always futuristic, it depend upon the question। कई बार It आप depend on the need of the topic, what topic demands. Okay. कई बार आप previous Conclusion will steps भी be बता सकते हो। sir, conclusion will be almost 80 to 100%. That will be futuristic. Yes, What about the yes, introduction body? yes. Only. Okay, what about the introduction and body? इसके लिए तो पूरा सेशन करना होगा। आप तो हैं क्लास में, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक मेरे को भी एक सेशन का टाइम हो गया था मेरा, तो अब Okay, और किसी का डाउट okay, हो तो पूछ लीजिए आप सर से। okay, so you may leave Jashwant, ठीक है। Okay, बाकी आप सब आप मुझसे कंटिन्यू पूछिए। कीजिए। Okay, थैंक यू please सर। Jashwant, thank you Jashwant। Yes, sir. Yes, Johan, so sir. जय हिंद। Who is this? Yes, sir. David. Okay, Yes. David. So introduction के लिए मैं आपको बोलता हूँ, listen to me। इंट्रोडक्शन के लिए सपोज आपका जो क्वेश्चन है ऑन एग्रीकल्चर पूछा है या फिर क्लाइमेट चेंज पे पूछा है, जो कि पूछा गया है यूपीएससी में 2-3 बार, एग्रीकल्चर पे आया है, क्लाइमेट चेंज पे 2-3 बार आ चुका है, ठीक है, एनवायरमेंट पे आ गया है कोई क्वेश्चन, वहां पे आपको प्लीज बिगिन विद एनी रिपोर्ट, प्लीज बिगिन विद एनी कैटास्ट्रोफिक इवेंट जो आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज है। जैसे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर क्वेश्चन पूछा है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, प्लीज बिगिन विद एनी कैटास्ट्रोफिक इवेंट। आप बोल सकते हो कि अनसीजनल रेन हुई अभी, आप बोल सकते हो कि 2022 के अंदर देयर वाज अ हीट वेव से प्रोडक्शन बीट की कम हो गई। इस तरह से यू कैन बिगिन, राइट। अगर कोई डिजास्टर पे आता है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है, यू कैन बिगिन विद द इवेंट लाइक टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक हुआ है, बिगिन विद दिस इवेंट कि बहुत ही ज्यादा न्यूज के अंदर रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा और भी इवेंट हुआ जो मैन मेड है, इस बिगिन विद द इवेंट लाइक जो मोरबी ब्रिज कोलैप्स हुआ, उस तरह से आप, जो कि आई कैचिंग है बहुत ज्यादा, जो जिससे एग्जामिनर ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सके बहुत अच्छी तरह से, मतलब इन अ मैटर ऑफ सेकंड, हाँ ये न्यूज में था, आई हैव कनेक्टेड विद इट, उससे आपका एक रेपो बिल्डिंग हो जाती है, आपका एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर को भी ना घिसी पिटी नॉलेज बार बार पढ़ने से ना उसका दिमाग खराब होता है, सच बताऊं तो मैं। तो प्लीज थोड़ा सा क्रिएटिव है इंट्रोडक्शन में, जितना मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा आपको करंट रिलेटेड लिखना है उसमें, बार बार यही नहीं लिखना कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ गया तो एग्रीकल्चर शेयर दिस मच परसेंटेज और कंट्रीब्यूट दिस मच परसेंटेज इन जीडीपी, 65% जो पॉपुलेशन है दैट बेसिकली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, वो काम नहीं करना, ठीक है, जो कि होता आ रहा है। तो इसमें आप एग्रीकल्चर में आप लिख सकते हो करंट रिपोर्ट क्या है, आप लिख सकते हो कि वी हैव विटनेस्ड एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर जहां पे हमें ग्रोथ दिख रही है, अपार्ट फ्रॉम जो कोविड के टाइम पे सभी सेक्टर जो डिक्रीज हो रहे थे, जहां पे हमने ग्रोथ देखा नेगेटिव के अंदर थी, ठीक है। तो इसके अंदर एग्रीकल्चर वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 3.5 या 4% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल दिखा सकते हो आप एग्रीकल्चर का, इस तरह से यू कैन मूव ऑन, ओके। मेन बॉडी के अंदर आई वुड सजेस्ट प्लीज राइट एटलीस्ट 4 to 5 डायमेंशंस, लाइक डायमेंशंस के अंदर 30 to 40 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। सो लेट मी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन मस्ट बी अराउंड 50 to 60 वर्ड्स, उसके बाद जो आपकी बॉडी रहेगी दैट शुड बी अराउंड 200 वर्ड्स। 200 वर्ड्स में आपको जो आपको लिखना होगा पैराग्राफ, प्लीज ट्राई टू राइट 50 वर्ड्स ईच पैराग्राफ आप लिखोगे तो 200 वर्ड यहाँ से हो गए, आपके पास स्कोप बचेगा फिर 40 to 50 वर्ड्स का कंक्लूजन करने में, ठीक है। 40 to 50 वर्ड्स में आपको कंक्लूड कर देना है। तो इन दिस वे यू कैन डिवाइड, अगर आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर पहले से है कि 50 से 60 में इंट्रोडक्शन में इन्वेस्ट करूंगा, बाकी जो 200 वर्ड्स हैं 200 वर्ड को बाइफरकेट करके मैं 4 पैराग्राफ लिखने वाला हूँ, हर एक में डायमेंशन अलग रहेगी, और बाकी जो बचा कंक्लूजन 40 to 50 वर्ड्स, तो आसान हो जाएगा, ठीक है। 300 वर्ड्स भी ब्रीच नहीं करोगे,
आपको पता चल जाएगा कि एक पैराग्राफ जब आप लिखते हो, अगर आप 4 लाइनों का पैराग्राफ लिखोगे तो डायरेक्टली आपका 40 मार्क्स बनेगा। ऑन एन एवरेज एक लाइन के अंदर आपके 8 से 9 वर्ड्स आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका फॉन्ट साइज क्या है। इस हिसाब से आपको सोचना है। ओके Okay. ओके, एनी मोर क्वेश्चन? अदरवाइज विल एंड द सेशन। ओके गाइस, आई थिंक बहुत अच्छा सेशन रहा। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट इन ऑन दिस वीडियो, जो व्यूअर्स बाद में देखेंगे इसका रिकॉर्डेड वर्जन, आई विल आंसर दैट। ओके, थैंक यू एवरीवन। अभी तो शुरुआत हुई है इसकी, वी विल कनेक्ट अगेन, कनेक्ट। कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।